हम पढ़ेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। सबसे पहले आप ये जानिए कि राष्ट्र और राज्य होता क्या है। मैंने बहुत टाइम बताया है कि राष्ट्र क्या है, राज्य क्या है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, राष्ट्र और राज्य में पहले अंतर करना समझिए, राष्ट्र और राज्य। देखिए कोई भी राज्य तब होगा, अच्छा जब मैं राज्य की बात करता हूँ या पॉलिटी में जब भी आप राज्य समझते हैं ना, तो इससे मत ये नहीं समझिएगा कि ये स्टेट है। राज्य मतलब जैसे लाइक अ बिहार, लाइक अ यूपी, एमपी, ये स्टेट होते हैं। तो हम लोग हिंदी में क्या पढ़ते हैं, बिहार एक राज्य है। लेकिन जब भी पॉलिटी में राज्य है तो राज्य को लेके एक देश समझिए, एक कंट्री, ठीक है, जिसका एक क्षेत्रफल हो। तो कंट्री में भारत का एक क्षेत्रफल है ना, इस तरह से हम कहते हैं ना, पश्चिम में गुजरात से लेके पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर से उत्तर से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक, ये चौहदी बताते हैं ना, तो क्षेत्रफल है। इन क्षेत्रफल में कोई जनसंख्या निवास करती है, इस पे कोई सरकार का नियंत्रण है, सरकार कानून बनाती है, और हमारे पास अपनी संप्रभुता भी होती है। तो राज्य के लिए ये चार चीज जरूरी है, नेसेसरी है। जब ये चार चीज मिल जाएगा तो वो राज्य हो जाएगा। क्षेत्रफल हो, जनसंख्या हो, सरकार हो, संप्रभुता हो। जैसे भारत के बारे में कहा जाता है भारत एक राज्य है? हाँ है। क्षेत्रफल है क्षेत्रफल, जनसंख्या है 140 करोड़ जनसंख्या तो है ना भाई, सरकार भी है, हर तरह की, दो तरह की सरकार है, संघीय सरकार जिसको हम कहते हैं, एक राज्य के स्तर पे भी और एक केंद्र के स्तर पे भी। संप्रभुता, हम अपने मालिक खुद है, हम अपने कर्ता धर्ता खुद है। तो चलिए ये राज्य हो गया। लेकिन ये राज्य राष्ट्र कब बनेगा? जब इन राज्य वाली चीज में एक इमोशन जुड़ जाएगा, भावना जुड़ जाएगा, तब ये कहलाएगा राष्ट्र। समझे? तो राष्ट्र और राज्य में दोनों चीजें। भारत एक राज्य है तो कहिएगा हाँ राष्ट्र है, इस पे थोड़ा सा डिबेट हो जाता है कि है भी नहीं भी, लेकिन आप लोग स्टूडेंट है और नेशनलिज्म के आधार पर कहेंगे जी हाँ भारत एक राष्ट्र है। ठीक है, अलग बात है कि ऐसा राष्ट्र है जिसपे क्षेत्रीयता ज्यादा हावी है। हम ऐसे राष्ट्र में रह रहे हैं जहां पे राष्ट्र तो है लेकिन क्षेत्रीयता जो है, क्षेत्रवाद जो है वो ज्यादा हावी है। इसलिए आप किसी से पूछेगा कहाँ के हो, तो वो पहले ये नहीं कहेगा हम भारत के हैं, वो पहले कहेगा हम बिहारी है या उत्तर प्रदेश के हैं या कहीं और के भी है। इस तरह से वो बात करता है ना। तो ये हमारे राष्ट्र पे ना क्षेत्रीयता ज्यादा हावी है। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले ये समझ गए राष्ट्र और राज्य। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हम ये पढ़ रहे हैं कि इसका निर्माण हम कैसे करेंगे। क्लियर है इतना तक? तो राष्ट्र को बनाने के लिए राज्य होना तो जरूरी है। राष्ट्र तभी बनेगा ना जब राज्य है, क्योंकि क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता नहीं रहेगा तो कैसे कहिएगा राष्ट्र। ठीक है, तो राज्य में जब भावना जुड़ जाता है तो वही राष्ट्र है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि क्षेत्रफल हो ही, कभी कभी दूसरे देश में भी उस तरह की बातें आती रहती है जो अपना देश बनाने के लिए बात करते रहते हैं। चलिए ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाद में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत को गुलाम किसने बनाया था? ब्रिटिश ने। और जिस भारत को गुलाम बनाया था ब्रिटिश ने, उसको कहा जाता है ब्रिटिश इंडिया। थोड़ा सा हम इतिहास की बात कर लेते हैं। आपको जान के या पता नहीं आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, भारत को ब्रिटिश ने गुलाम बनाया था। सबसे पहले भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी के आसपास आए। ठीक है, समुद्र मार्ग से आए। सबसे पहले वो बिजनेस करने के लिए आए और धीरे धीरे बिजनेस करने के बाद जब यहाँ का लोकल सल्तनत यानी कि यहाँ के राजा और रजवाड़े कमजोर होने लगे, धीरे धीरे उनका डिक्लाइनिंग फेज चल गया, तब उन्होंने यहाँ पे अधिकार करना शुरू किया। और फर्स्ट युद्ध लड़ते हो 1757 में। उस युद्ध का नाम होता है प्लासी का युद्ध होता है। फिर 1764 में एक युद्ध और होता है, बक्सर का युद्ध। इस तरह से बहुत सारे युद्ध होते हैं और धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से पूरे भारत पे, जब मैं पूरा भारत कहता हूं तो उसमें पाकिस्तान भी ले लेना आज का और बांग्लादेश भी ले लेना, मतलब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे धीरे धीरे ब्रिटिश का कब्जा हो जाता है। और ये ना तीन तरीके से करते हैं, एक युद्ध करते हैं, संधि करते हैं, ठीक है, फिर से युद्ध करेंगे, फिर एक दो तरह का समझौता था इनका। एक था सहायक संधि, इस सब के बारे में हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे, और एक था इनका विलय नीति। थोड़ा मैं बता देता हूँ। इन नीति के तहत 65% से ज्यादा भाग पे उनका कब्जा हो गया। डायरेक्ट शासन दो तरीके से होता है, एक प्रत्यक्ष शासन था और एक अप्रत्यक्ष। अब देखिए युद्ध करने में तो आपको समझ में आ गया कि युद्ध करते थे उसको हराता था और फिर उसका क्षेत्र उसके कब्जे में आ जाता था। समझ गए? सहायक संधि था एक ऐसा संधि कि मान लेते हैं कि ये ब्रिटिश था, ठीक है, और एक कोई छोटा राज्य है,
ABCD कुछ भी मान लेते हैं। तो उस राज को अपनी रक्षा करने के लिए सेना रखना पड़ता था। तो ब्रिटिश उसको प्रपोजल देते थे कि आप मेरी सेना ले लीजिए, आपको अपनी सेना रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ब्रिटिश उसको प्रपोजल देता था, आप मेरी सेना रख लीजिए, मतलब मेरी सेना आपका राज्य की रक्षा करेगा, बदले में आप मुझे पे कर दीजिएगा, पे मतलब पेमेंट दे दीजिएगा। दूसरी बात, ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात ये थी सेना रख लीजिए। दूसरी बात, ये सेना जो है आप ही के क्षेत्र में रहेगी, समझ गए। और तीसरी बात, मेरा एक अधिकारी जो आपको सलाह देगा वो भी आपके राज दरबार में रहेगा। इस तरह से वो क्या करता था, उस पूरे राज्य की शक्ति को क्षरण कर लेता था। मान लीजिए किसी भी देश का या किसी भी राज्य का जो मेन शक्ति होता है, आधार होता है, उसका सेना होता है। अगर उस राज्य के पास उसका सेना ही नहीं है तो क्या वो राज्य रहेगा? धीरे धीरे क्या होता था, पेमेंट इतना ज्यादा था कि धीरे धीरे उसका सारा पेमेंट चला जाता था और ये कंगाल हो जाता था राज्य। अब उसके पास सेना है नहीं, कंगाल हो चुका है, वो किस सेना के डिपेंड पे? ब्रिटिश सेना के डिपेंड पे। वो राज्य भी धीरे धीरे उसके पास आ जाता था। तो सहायक संधि के तौर पे उन्होंने बहुत सारे राज्यों को मिलाया, युद्ध के तौर पे भी मिलाया। और तीसरा एक था विलय नीति। विलय नीति के तहत क्या करता था कि जिस भी राजा के, नवाब के, रानियों का अगर अपना पुत्र नहीं होता था, जिस भी रजवाड़ों का, वो सारा स्टेट ब्रिटिश इंडिया का हो जाएगा। मतलब गोद लेने वाला बात नहीं चलेगा। जैसे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने सुना होगा, खूब लड़ी वो मर्दानी झांसी वाली रानी थी, ये सुने हैं ना बचपन में, पढ़े होइएगा। उसमें क्या था, उसमें कंडीशन क्या था कि रानी लक्ष्मीबाई का अपना पुत्र नहीं था, वो दत्तक पुत्र था। दत्तक पुत्र मींस गोद लिया हुआ पुत्र। तो ब्रिटिश उसको नहीं मान रहे थे। और क्यों नहीं मान रहे थे? इस नीति के कारण, विलय नीति के कारण। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। उस समय का गवर्नर था डलहौजी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसलिए जान लीजिए। तो इसके तहत भारत पे 65% डायरेक्ट अधिकार था ब्रिटिश का, डायरेक्ट, समझे। और 35% या 30% इनडायरेक्ट था। इनडायरेक्ट का मतलब था कि ब्रिटिश का ये अधिकार है, लेकिन वहां का लोकल राजा या नवाब या जमींदार उस एरिया पे राज करेगा। लेकिन वो जो पैसा है, लगान है या राजस्व है, वो किसको देगा? ब्रिटिश को देगा। लगान फिल्म याद है? लगान फिल्म में आप देखिएगा जब क्रिकेट मैच होगा ना, तो ब्रिटिश अधिकारी भी रहते हैं और एक राजा भी रहता है। तो राजा अपना वोट कर रहा है, तो राजा डायरेक्ट कर रहा है, और राजा किसके अंदर में? ब्रिटिश के अंदर में। तो इस तरह से ना 65% जो प्रत्यक्ष था, डायरेक्ट ब्रिटिश था, और 35% या 30% अप्रत्यक्ष था। भारत धीरे धीरे, भारत में पहली क्रांति 1857 में हुई, उस क्रांति को दबा दिया गया। फिर 1857 के बाद 1885 में कांग्रेस का निर्माण हुआ, और पूरा भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम कांग्रेस के इर्द गिर्द घुमा। कांग्रेस के इर्द गिर्द भी तब घुमा जब एंट्री होता है बाबा का। कौन से बाबा का? गांधी वाले बाबा का, गांधी जी बाबा का एंट्री होता है। और यहां से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में तेजी आती है। 3 तरह के आंदोलन होते हैं। पहले 3 शुरुआती आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन को आप एक चीज से याद कीजिएगा, केक से। सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद, के से खेड़ा। 3 आंदोलन करते हैं। इसके बाद उनका सबसे बड़ा आंदोलन होता है असहयोग आंदोलन। फिर इसके बाद वो असहयोग आंदोलन के बाद वो शुरू करता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। चूंकि पॉलिटी में इन सब चीज का जरूरत नहीं है, इसलिए मैं डिटेल नहीं कर रहा हूं। और फिर लास्ट में शुरू करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। जब भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेज भारत छोड़ते हैं, इतिहास में उसको डिटेल से पढ़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं एक रेफरेंस डाल रहा हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जब ब्रिटिश का मन बन जाता है कि हमको भारत छोड़ना है, तो यहां से स्टार्ट होता है मुस्लिम लीग का कारनामा। मुस्लिम लीग जो कि 1906 में गठित हो चुकी थी, 1906 में इन्होंने मांग कर दी धर्म के आधार पर पाकिस्तान की। और यहां से खेल शुरू हुआ। भारत को द्विराष्ट्र सिद्धांत इसने दिया था, द्विराष्ट्र का सिद्धांत मुस्लिम लीग ने, और यहां से भारत का बंटवारा हो गया, समझे। तो ध्यान रखिएगा, 14 अगस्त 1947 को एक नया मुल्क बना जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान। जब भी हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो आज का ही पाकिस्तान नहीं है। एक पाकिस्तान यहाँ पे था जिसको हम वेस्टर्न पाकिस्तान कहते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान, और एक पाकिस्तान था आपका यहाँ जिसको हम कहते हैं ईस्टर्न पाकिस्तान। ईस्टर्न पाकिस्तान यानी कि पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। ये हुआ, बहुत कोशिश किया गया महात्मा गांधी के द्वारा या उस समय के राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा कि भारत का विभाजन नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भारत का विभाजन हो गया, समझे। मुसलमानों के लिए बना पाकिस्तान, और शेष जो भी लोग बचे उनके लिए बना हिंदुस्तान। ये एक गलतफहमी उतार दीजिएगा दिमाग में कि हिंदुओं के लिए था हिंदुस्तान, बिल्कुल नहीं।
हिंदू बहुसंख्यक थे, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान और शेष जो बचे उनके लिए हिंदुस्तान था। बाद में जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के अगुवाई थे, जिन्होंने पाकिस्तान की डिमांड की हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमारे देश में कोई भी रह सकता है। उसी तरह नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी भी ने कहा था, वो तो चाहते भी नहीं थे कि देश का बंटवारा हो। जब देश का बंटवारा को मान लिया गया तब उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं, यहाँ पे सभी लोग रह सकते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या क्या हुआ उसको अभी हम डिटेल नहीं करेंगे, उसका एक टॉपिक है, उसमें हम डिटेल करेंगे। अब देखिए हुआ क्या, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया और 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। भारत बन गया, जिसको हम कुछ लोग कहते हैं हिंदुस्तान, इंडिया, ये सब वही नाम है, समझ रहे हैं ना, ये हुआ। अब देखिए उस समय भारत जो आजाद हुआ ना 15 अगस्त, तो ध्यान रखिएगा 1946 में ब्रिटिश में एक सरकार चेंज आया। ब्रिटिश में लेबर पार्टी की सरकार बनी, लेबर पार्टी। उसका एक प्रधानमंत्री था एटली। एटली ने कहा कि हम भारत को अगले साल तक छोड़ देंगे, यानी कि 1947 में बोला कि 1948 तक हम भारत को छोड़ देंगे, और ये बात हो गई कि जून 1948 में हम भारत को छोड़ देंगे। एक साल का टाइम था। लेकिन भारत का जो नया वायसराय आया था माउंटबेटन, उसने कहा कि हम 15 अगस्त को भारत को छोड़ेंगे। आप कहिएगा ऐसा क्यों भैया, 15 अगस्त को क्यों? जब उसका पीएम एटली जो है वो कह रहा है कि हम 48 में भारत को छोड़ेंगे, तो ये अगस्त में क्यों छोड़ रहा है, 6 महीना पहले? तो इसका एक कारण था। 15 अगस्त को 1945 में क्या हुआ था, 1945 में पता है ना, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। तो 15 अगस्त के दिन ही जापान ने अपना हथियार डाल दिया था। बात समझे? 15 अगस्त 1945 को जापान ने हथियार डाल दिया था, यानी कि हम हार चुके हैं। तो माउंटबेटन चाहता था कि 15 अगस्त को ही भारत को आजाद करवाए, जो ब्रिटिश के लिए फायदेमंद होगा। एक प्रतीक हो जाता है ना, सिंबल होता है कि उस दिन उसने किया तो मैं भी करवाऊंगा। और आनंद फानंद में डिसीजन लिया गया कि 15 अगस्त 1947 को हम भारत से निकल जाएंगे। समझे? अब यहाँ पे ये क्लियर नहीं, ये क्लियर था कि भारत और पाकिस्तान बनेगा, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि पाकिस्तान आखिरकार बनेगा कहाँ। समझे? इतना क्लियर नहीं था। एक था क्लियर कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनेगा, और एक चीज ये भी क्लियर था कि जहां पे मुस्लिम बहुसंख्यक ज्यादा है वहां पे पाकिस्तान का निर्माण होगा। लेकिन भारत में ऐसा कोई भी जगह था ही नहीं जहां पे हिंदू या सिख या अन्य कम्युनिटी नहीं रहती हो। मुस्लिम कम्युनिटी है 70%, तो वहां पे 30% और भी कोई कम्युनिटी रहती होगी, और यहीं पे पेच फंस गया। एक रेड क्लिफ को बुलाया गया, उनको माउंटबेटन ने ऑर्डर दिया कि आप जल्दी से जल्दी 7 दिन या 10 दिन के अंदर बाउंड्री बना दीजिए। बाउंड्री का मतलब बॉर्डर बनाइए। और रेड क्लिफ ने, देखिए बॉर्डर बनाना आपको लगता होगा बहुत आसान काम है, लेकिन आसान काम नहीं है। वो रूम में बैठ के गांव ज्यादा घूम भी नहीं पाया, क्योंकि उसके पास टाइम भी नहीं था। वो रूम में ही पेपर पेन पे लिया, मैप पे, और उसका बाउंड्री बना दिया। कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे नदी है, उस सब का कोई ख्याल नहीं था। और रेड क्लिफ ने अपने भतीजे को एक पत्र भी लिखा था। उस पत्र में उसने लिखा था कि भारतीय लोग इस बाउंड्री के लिए मुझे वर्षों तक गाली देंगे, मतलब मुझे कोसेंगे कि किस तरह से बंटवारा हुआ। और यही बंटवारा बाद में दंगा का रूप बन गया। ये सब तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो फिर आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। अब देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, और उसी समय भारत में एक अंतरिम सरकार की गठन हुई। जो उस दिन पूछ रहे थे ना हरे राम जी, यही था अंतरिम सरकार का गठन। और अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ उसके पीएम बने कौन? जवाहरलाल नेहरू जी, समझ गए। और इसके गृह मंत्री कौन बने? वल्लभ भाई पटेल। नेहरू जी के पास पीएम भी थे और विदेश मंत्री भी था। ठीक है, तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ। जब भी नहीं, अंतरिम सरकार का गठन हुआ जिसमें पीएम नेहरू थे और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। अब देखिए भारत जो उस समय आजाद हुआ, तो भारत के आजादी के समय देखिए क्या क्या दिक्कत था। सबसे पहले दिक्कत देखिए, 3 तरह की चुनौती थी जिस समय भारत आजाद हुआ। इसको मिटा दें, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं ना। देखिए भारत जो उस समय आजाद हुआ तो उस समय 3 तरह का चुनौतियां था। सबसे पहला चुनौती हम कहें एकता और अखंडता को बना के रखना था। एक बार अखंडता तो हम क्या करें, अखंडता तो हमारा टूट ही गया था पाकिस्तान बनने के बाद। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम था लोकतंत्र को बनाए रखना, यही था ना, लोकतंत्र को बनाए रखना और सामाजिक कल्याण करना। तीसरा क्या प्रॉब्लम था? बताइए, जल्दी बताइए।
नहीं, देखिए पहला चुनौती था एकता और अखंडता को बनाए रखना, सेकंड था लोकतंत्र को बनाए रखना, थर्ड था सामाजिक कल्याण या सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय करना। ये 3 तरह की चुनौतियां थी भारत के सामने, जिसको भारत ने बारी बारी से उसको हैंडल किया। सबसे पहले हम देखते हैं कि एकता और अखंडता को भारत ने किस तरह से हैंडल किया। अभी आपको मैंने बताया कि 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ। अब देखिए आजादी जो हुआ तो अभी मैंने बताया कि रेड क्लिफ ने बाउंड्री का निर्धारण किया और इसीलिए भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री का नाम है रेड क्लिफ रेखा। अब बांग्लादेश का वाला भी क्या है, रेड क्लिफ। यही पाकिस्तान क्या बन गया बाद में, बांग्लादेश 1971 में, जो हम आगे के चैप्टर में फिर से हम देख लेंगे कि बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन अभी तक हम जानेंगे ये कौन सा है, पूर्वी पाकिस्तान, और इसकी रेखा भी क्या है, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। भारत का जो विभाजन हुआ वो विभाजन किस आधार पे हुआ, धर्म के आधार पे। तो भारत का एक बार तो विभाजन हो ही गया धर्म के आधार पे, भारत 2 हिस्सों में बट गया, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। अब देखिए अब धर्म के आधार पे विभाजन तो होने के लिए हो गया, और जब विभाजन हुआ ना तो दंगा बड़े पैमाने पे फैल गया, बड़े पैमाने पे। अब बड़े पैमाने पे दंगा क्यों फैला, उसके पीछे भी एक कारण है। देखिए 1940 के दशक में मांग स्टार्ट हो गई कि पाकिस्तान की, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, जो कि 1946 तक ये मजबूती से पनप गया। और जब 1946 में जब चुनाव हुआ ना, 1946 के आसपास जब ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत चुनाव हुआ, तो मुस्लिम लीग का जो, या ये कहे जो पृथक निर्वाचन वाला क्षेत्र था, तो वहां पे मुस्लिम लीग ने करीब करीब सफाया कर दिया कांग्रेस का, और यहाँ की जो सारी सीट है वो कौन जीत गया, मुस्लिम लीग जीत गया। अब देखिए पहले एक चीज समझते हैं, 1906 में कौन बना, मुस्लिम लीग। 1909 में ब्रिटिश ने उसके लिए एक अलग से व्यवस्था कर दी, उस अलग से व्यवस्था का नाम था पृथक निर्वाचन। अब ये समझिएगा ये क्या होता है। देखिए पृथक निर्वाचन में व्यवस्था क्या थी कि मान लेते हैं कोई क्षेत्र है ABCD, कोई भी क्षेत्र है। अब उस क्षेत्र में बहुत सारे कम्युनिटी रहेंगे, हिंदू भी रह रहे, मुस्लिम भी रह रहे, सिख भी रह रहे, ईसाई भी रह रहे, बहुत सारे कम्युनिटी रहते थे। लेकिन पृथक निर्वाचन में उन्होंने क्या कर दिया कि कम्युनिटी तो बहुत है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन पृथक निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत इसमें मुस्लिम ही खड़ा होगा और मुस्लिम ही वोट डालेगा। ये था पृथक निर्वाचन, बात समझे। यानी कि उसमें हिंदू वोट नहीं डाल सकता है, सिख नहीं डाल सकता है, क्रिश्चियन नहीं डाल सकता है, मुस्लिम ही खड़ा होगा और मुस्लिम ही वोट डालेगा। ये कब से कर दिया गया, 1909। बाद में इसका विस्तार और भी जगह किया गया, सिखों में भी किया गया, लेकिन मुस्लिम में ये ज्यादा प्रचलित हो गया क्योंकि जनसंख्या मुसलमानों की अधिक थी सिखों की तुलना में। ऐसे बहुसंख्यक थे हिंदू, लेकिन ये था। अब हुआ क्या, 1909 में पृथक निर्वाचन करते हैं। अच्छा सुनिए, एक चीज और समझ लीजिए अभी, आरक्षण। आरक्षण क्या करता है, आरक्षण भी सेम है लेकिन बहुत ज्यादा अलग है। अब जैसे देखिए हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, कम्युनिटी है। आरक्षण में क्या व्यवस्था रहेगा कि मुस्लिम ही खड़ा होंगे लेकिन वोट सब डालेंगे, बात समझे। ये होता है जैसे भारत में SC ST को आरक्षण मिला हुआ है ना, तो उसमें क्या है कि भैया SC है तो SC ही खड़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें सभी जाति और सभी धर्म के लोग वोट डालेंगे। आरक्षण है कि मतलब SC ही उस सीट से चुन के जाएगा या ST ही उस सीट से चुन के जाएगा, लेकिन वोट सब डालेंगे। इससे क्या होगा, इन लोगों का भी अपना रिप्रेजेंटेशन रहेगा कि हम अपने देश में रहते हैं और अपने देश के लिए वोट डालते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी, खड़ा भी वही होंगे और वोट भी यही डालेंगे। तो हुआ क्या, तो देखिए इस तरह की सीट को हम क्या कहेंगे, निर्वाचन सीट या पृथक निर्वाचन सीट। तो इस तरह का जितना भी सीट था ना उस समय, तो उस समय मुस्लिम लीग का पूरा सीट जीत गया। मुस्लिम लीग लमसम समझिए कांग्रेस का सफाया कर दिया। उस समय भारत में बहुत सारी पार्टियां थी, जिसमें से कांग्रेस तो थी, INC ये चुनाव करती थी, ब्रिटिश इंडिया के समय में चुनाव लड़ती थी, ठीक है। एक था मुस्लिम लीग, ठीक है। एक आपको मिलेगा पंजाब में जिसकी सरकार थी यूनियनिस्ट। तो मेन हम ध्यान रखते हैं INC और मुस्लिम लीग। छोटे छोटे और भी पार्टियां थी, ऐसी बात नहीं थी, मेन यही पार्टी थी। तो INC जो है बहुत बड़ी पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें नेहरू भी थे, गांधी जी भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, वल्लभ भाई पटेल भी थे। तो ये बहुत ज्यादा सीटों पे जीती। लेकिन पृथक निर्वाचन जहां जहां पे आरक्षण था, आरक्षण नहीं कहेंगे, पृथक निर्वाचन था, किसको, मुसलमानों के लिए, उन सभी सीटों पे कौन जीत गए,
मुस्लिम लीग, समझे। अब इसका मतलब ये है कि उन्होंने उनके मांग को जायज ठहरा दिया और समर्थन दे दिया कि नहीं, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान का निर्माण होना ही चाहिए। क्योंकि भारत आईएनसी जब अपना वो प्रचार करने जाता था तो वो विकास की बात करता था, गरीबी हटाने की बात करता था, लेकिन जब मुस्लिम लीग प्रचार करने के लिए जाते थे तो उसमें यह बात थी कि अगर भारत आजाद हुआ और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान नहीं बना तो हमें हिंदू और ब्राह्मणों के नीचे रहना पड़ेगा, यानी कि हमारा हम जो नागरिक है वो नागरिक का अधिकार हमारा चला जाएगा, समझ गए। इस तरह का प्रचार किया गया और एक तरह से मुस्लिम लीग ने पूरा सफाया ही कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, अभी भी 1946 के बाद ब्रिटिश ने हामी नहीं भरी थी कि ये पाकिस्तान बनेगा ही। जिन्ना ने एक डायरेक्ट कार्रवाई का काम किया, इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष कार्रवाई। जैसे उन्होंने आह्वान किया मुस्लिम लीग से कि अब प्रत्यक्ष कार्रवाई का दिवस आ गया है, उस दिन मनाएंगे, उस दिन से क्या हो गया, पूरे देश में दंगा फैल गया। दंगा वहीं फैला जहां पे मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी। सबसे ज्यादा दंगा फैला आपको यहाँ बंगाल, ठीक है। और जैसे जैसे 1946 से 47 में बात क्लियर हो गया कि ये पाकिस्तान भी कटेगा तो यहाँ भी धीरे धीरे दंगा फैल गया। यहाँ पे पड़ा, फिर बिहार में फैला, फिर धीरे धीरे इस पूरे क्षेत्र में दंगा फैल गया। और यहाँ पे दंगा और इसलिए भड़क गया क्योंकि पंजाब को आपने अलग कर दिया और बाद में यहाँ भी डिसाइड हो गया कि इस साइड मुस्लिम रहेंगे, इस साइड हिंदू रहेंगे, तो यहाँ भी ये हो गया, दंगा यहाँ पे धीरे धीरे फैल गया। दंगा फैला तो शुरुआत में दंगा फैला, देखिए शुरू कोई भी करे, लेकिन बाद में क्या होता है, उसका बदला लेने के लिए दंगा का एक प्रवृत्ति शुरू हो गया। मान लेते शुरू किसी ने भी किया, एबीसीडी ने शुरू किया, तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई की बात की, दंगा शुरू हुआ। एक जगह जब दंगा शुरू हुआ, मुसलमानों ने दंगा शुरू किया, तो वहां पे कौन निशाना बने होंगे, हिंदू बने होंगे, हिंदू जनसंख्या बनी होगी या सिख जनसंख्या बनी होगी, वो सफाई। अब इसका बदला लेने के लिए बिहार में हो गया शुरू। अब उसमें कौन निशाना बनने होंगे, मुस्लिम जनसंख्या बन, फिर उसका बदला लेने के लिए और कहीं शुरू हुआ होगा। तो इस तरह से एक चेन चल जाता है और ये चेन और भयानक तब हो गई जब इसका बंटवारा मान लिया गया। मतलब जब ये दंगा ज्यादा फैलने लगा ना तो ब्रिटिशों ने कह दिया कि ये दोनों देश एक जैसे नहीं रह सकते। अब देखिए इसमें ब्रिटिश का भी हाथ है, ब्रिटिश का ऐसी बात नहीं कि हाथ नहीं है, ब्रिटिश का भी एक हाथ है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉरेन वो बताऊंगा, क्या कहते हैं उसको, इंटरनेशनल रिलेशन बताऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिटिश ने जानबूझ के पाकिस्तान का निर्माण करवाया है, जानबूझ के, उसका कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन जानबूझ के पाकिस्तान का निर्माण करवाया है जिससे उसको फायदा था। अब ये क्या फायदा था वो हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतरराष्ट्रीय संबंध में। अब देखिए यहाँ पे दंगा धीरे धीरे फैलने लगा और दंगा जैसे ही गांधी जी को पता चला कि दंगा फैल रहा है तो वो वहां चले गए नोआखली, और उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया कि जब तक दंगा नहीं रुकेगा तब तक हम खाएंगे पिएंगे नहीं। लेकिन देखिए विडंबना ये देखिए कि जैसे ही लोगों को पता चला, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, सिख तो ज्यादा यहाँ पे थे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या अन्य कम्युनिटी हो, जैसे ही पता चला कि गांधी जी अनशन पे, उन लोगों ने धरना बंद कर दिया और भाईचारा का एकता में जुलूस निकाला। यहाँ पे धरना क्या हो गया, बंद। और यहाँ पे धरना बंद ही नहीं हो रहा था, यहाँ पे 30,000 से 50,000 सेना है, लेकिन फिर भी दंगा जो है चल ही रहा है। तो देखिए गांधी जी के बारे में आजकल लोग कहते हैं ना ये बुढ़ा है, इसी ने देश का वो दुर्गति किया। एक बंदे ने यहाँ पे पूरा दंगा को बंद कर दिया, एक बंदे ने, न उसके पास हथियार है न कुछ है, बस एक लाठी से चल रहा है। गांधी जी। आजकल लोग बहुत सारे शब्द बोलते रहते हैं ना, मोबाइल पे, टीवी पे बहुत सारे मैसेज सब आते हैं कि इसके वजह से देश का विभाजन हो गया। देखिए गांधी जी इसके विक्टिम नहीं है, गांधी जी मतलब इसके कारण नहीं है, वो खुद उसके शिकार हो गए। जब गांधी जी को पता चला कि देश विभाजन होने वाला है और जिन्ना मान नहीं रहा है बात को, तो जिन्ना के सामने ये रख दिया प्रस्ताव कि ठीक है हम लोग पीछे हट जाते हैं, अब पूरे भारत का प्रधानमंत्री आप बन जाओ। अंतरिम सरकार के पीएम कौन थे, नेहरू थे ना। तो गांधी जी ने यहां तक भी कह दिया कि ऐसा करो आप पूरे भारत का, अखंड भारत का पीएम आप ही बनो। लेकिन जिन्ना जब नहीं माने तो भाई अब नहीं मान रहा है कोई आदमी तो आपको तो अपना कदम पीछे रखना पड़ेगा। तब गांधी जी ने अपना कदम पीछे लिया और जब नोआखली में हुआ तो वो चले गए और अकेले एक आदमी ने पूरे दंगे को रोक दिया। तो उस समय के जो वायसराय थे भारत के, माउंटबेटन, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए एक अर्धनग्न फकीर यहाँ पे दंगा को रोक दिया और 30,000 सेना, जो 50,000 सेना थी, वो दंगा को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। बाद में जब यहाँ पे दंगा कंट्रोल हो गया, देश विभाजन हो चुका था, वो दिल्ली आए, ठीक है। लेकिन दिल्ली में ही आपको पता है नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, पता है ना। फिर पाकिस्तान जाना चाहते थे लेकिन वो जा नहीं पाए और इस तरह से विभाजन भारत का भयानक तरीके से
सदी का सबसे बड़ा विभाजन था, सबसे बड़ा दंगा था, जिसमें कहा जाता है कि ऑन रिकॉर्ड कहा जाता है 4 से 5 लाख लोग मरे। जब ऑन रिकॉर्ड है 4 से 5 लाख मरे तो उसको 4 टाइम्स या 3 टाइम्स कर लीजिए। जब भी आप पेपर में या कोई सरकारी रिपोर्ट देखते हैं ना कि इतना आदमी मरा, तो रियली में उसको 3 गुना कर दीजिए या 4 गुना कर दीजिए, ठीक है। तो अगर सरकारी रिकॉर्ड कहता है 4 लाख मरा तो कम से कम समझिए 15 लाख लोग मरे, ठीक है, इस पूरे विभाजन में। और इस तरह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। तो भारत के सामने एकता और अखंडता को एक तो धक्का लग ही चुका था आजादी के समय कि ब्रिटिश समय तोड़ के गए। अब दूसरा प्रॉब्लम एक और था, जब ब्रिटिश यहां से गए तो उन्होंने 2-3 नियम रख दिए। एक नियम एक तो था कि भारत और पाकिस्तान बन गया, ये तो था ही। दूसरा नियम रख दिया कि उस समय जो भारत में, मैंने आपको बताया ना 65% पे डायरेक्ट था राज, और 35% पे अप्रत्यक्ष था। तो अप्रत्यक्ष में बहुत सारे राजे रजवाड़े आते थे, तो इन राजे रजवाड़ों में 565 से ज्यादा रियासतें थी, रजवाड़े थे। अब ब्रिटिश ने कह दिया कि जिनको भारत के साथ मिलना है भारत में मिल जाइए, जिनको पाकिस्तान के साथ मिलना है पाकिस्तान में मिल जाइए, और जिनको स्वतंत्र रहना है स्वतंत्र रहिए। ये प्रॉब्लम था, ये भी प्रॉब्लम था, ये भी प्रॉब्लम था, ये भी एक प्रॉब्लम था, समझे। तो यहां पे काम आते हैं गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने सूझबूझ के जरिए, अपनी सूझबूझ के जरिए 565 में से 563 से ज्यादा रियासतों को अपने साथ मिला लिया। अपने साथ का मतलब भारत में मिला लिया, समझे। 3-4 रियासतों ने दिक्कत पैदा किया, उसको हम आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें से हुआ क्या, देखिए 563 रियासतों को उसने क्या किया, भारत में मिला लिया। इन रियासतों को कहा गया कि ऐसा करते हैं, आप रक्षा, वित्त भी था, वित्त नहीं था, विदेश और संचार मींस कम्युनिकेशन, ये आप भारत सरकार को दे दो। बाद बाकी जितने भी छोटे मुद्दे हैं, चाहे वो लोकल पुलिस का मुद्दा हो, कृषि का मुद्दा हो, एजुकेशन का मुद्दा हो, वो सब आप रख लो, ठीक है। इस तरह से 3 मुद्दों को लेके इन सभी रियासतों को किस में मिला लिया गया, भारत में। और उनको बदले में एक साथ प्रीवी पर्स दिया जाता था, प्रीवी पर्स दिया गया, जिसको बाद में आईजी ने खत्म कर दिया था, इंदिरा गांधी ने। अच्छा, बहुत सारे छोटे छोटे रियासतें थे जिनका आकार था एक गांव के आकार का, लेकिन वो भी कहा जाता था कि हम राजा है, समझे। तो इस तरह का भी था। तो 565 आपको ये नहीं, कुछ तो इतने बड़े थे जिससे एक देश बन जाए, अब कुछ इतने छोटे थे कि एक गांव के बराबर था। तो इसलिए 565 से ज्यादा रियासत था। तो इस तरह से वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, 563 रियासतों को अपने साथ मिला लिया, समझे। दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स खड़े हो गए, जैसे मणिपुर का प्रॉब्लम खड़ा हो गया, जूनागढ़ का प्रॉब्लम खड़ा हो गया, हैदराबाद का प्रॉब्लम खड़ा हो गया, और एक जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम खड़ा हो गया। फिर इसको धीरे धीरे ना इसको क्लियर किया गया, ठीक है। इसको हम बारी बारी से अभी पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ पूछना है तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, एकता और अखंडता को कैसे भारत सरकार ने बचाया। तो 563 रियासत तो भारत के साथ जुड़ चुकी थी। अब देखिए पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा था कि हमारे साथ ये रियासतें जुड़ जाए, लेकिन वल्लभ भाई पटेल के सूझबूझ के या दूरदर्शिता के चक्कर में ये सारी रियासत भारत के कंट्रोल में आ गए। अब देखते हैं सबसे पहले इन रियासतों ने कैसे कैसे तंग किया, जिसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। 3 बहुत मजबूत वो है, प्रॉब्लम कर रहा था। मणिपुर उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। अब देखिए एकता और अखंडता वाला पाठ है ना, एकता और अखंडता। सबसे पहले देख लेते हैं जूनागढ़ का। देखिए जूनागढ़ की स्थिति देखिएगा ना, तो जूनागढ़ है, देखिए यहाँ पे भारत है, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान बना, तो गुजरात और पाकिस्तान का एकदम बॉर्डर सेम है यहाँ पे, और स्थिति जूनागढ़ की ना आपको यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे। अब जूनागढ़ की ऐसी स्थिति थी कि वो भारत में भी मिल सकता है और पाकिस्तान में, क्योंकि बॉर्डर शेडिंग था। और जूनागढ़ का जो नवाब था वो चाहता था पाकिस्तान में मिले, ठीक है। यहाँ पे गुजरात आप देखते हैं ना, वहीं पे जूनागढ़ था। तो जूनागढ़ का जो नवाब था वो चाहता था पाकिस्तान में मिला। जैसे मैंने नवाब कहा तो आपके दिमाग में आ गया होगा मुस्लिम शासक था, ठीक है। लेकिन अब भाई मुस्लिम शासक है तो भाई भावना तो जुड़ी रहेगी,
जुड़ी रहेगी ना। लेकिन यहाँ की जो जनता थी ना वो 99% या ये कहें 90% से ज्यादा जनता कौन थी? हिंदू थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चला, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसमें दिमाग लगाया और वहां पे करा दिया जनमत संग्रह। अब नया टर्म आ गया ना जनमत संग्रह, कोई बता सकते हैं क्या होता है? जनता से पूछना। अब जनता से पूछने का मतलब किस तरह की जनता से? बच्चे से भी पूछेगी, एक खास उम्र होगा, ठीक है, वयस्क। अब वयस्क तो आज 18 भी कर देते हैं, उस समय का खास वो था 21 साल। तो उस तरह के लोगों से पूछा गया कि आप किस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? तो उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान में। 99% से ज्यादा जनता ने किसके पक्ष में वोट डाला? हिंदुस्तान में। और इस तरह से ये हो गया हिंदुस्तान में। क्लियर समझे जूनागढ़ का? अब सेकंड दिक्कत की आपको हैदराबाद में। अब हैदराबाद देखिए कहां पे था। हैदराबाद था यहाँ पे, और ये इतना बड़ा था हैदराबाद कि एक देश बना लेता वो अलग से। ऊपर से देखा जाए ना तो उसके कुछ बाउंड्री ना समुद्र को भी छू रही थी, यानी कि एक देश बन भी जाता। दूसरी बात ये थी समुद्र को छू रही थी तो अंतरराष्ट्रीय संबंध भी बन जाते हैं। ऐसी बात नहीं थी कि वो अंदर में। और राज्यों के साथ दिक्कत था कि उसका समुद्र के साथ जुड़ाव नहीं था, छोटे छोटे भी थे, और ये इतना बड़ा था कि बन सकता था। लेकिन उसका जो था कि मुझे भी पाकिस्तान में जाना है, पाकिस्तान के साथ मिलना है, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्या था, वल्लभ भाई पटेल थोड़ा वो हो गया, सदमे में आ गया कि यार कैसे होगा, एक तरफ पाकिस्तान, फिर ये पाकिस्तान, फिर ये पाकिस्तान, भारत तो घिर जाएगा तीनों तरफ से, ये तो प्रॉब्लम हो गया ना। और यहाँ पे लेकिन एक भारत के पक्ष में बात जा रहा था कि यहाँ का जो नवाब था ना वो भी था मुस्लिम, लेकिन हिंदू जनसंख्या जो थी वहां पे, जनता अधिकांश जनता जो थी वो हिंदू थी, यानी कि बहुसंख्यक थी। तो शुरुआत में तो नवाब ने भारत सरकार को बहुत हेकड़ी दिखलाया, समझे, पटेल को बहुत सारा उल्टा सीधा कहा। जब उनसे अनुरोध करने के लिए जाते थे कि आप भारत में मिल जाइए, आपको ये सुविधा देंगे, जब तक कोई सुविधा नहीं दिया जाएगा तब तो कोई किसके साथ क्यों मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह की बात की, लेकिन पटेल ये यहाँ के नवाब, लोकल नवाब मान नहीं रहे थे। बाद में धीरे धीरे ना वहां पे क्या किया, यहाँ पे कांग्रेस का पहले से कमेटी था, जो कांग्रेस का जो कमेटी ना धरातल पे काम करते थे, लोगों को बताती थी कि मुझे क्या लाना है, लोकतंत्र लाना है। और यहाँ पे क्या था, कांग्रेस के कमेटी राजतंत्र है ना। जब राजा के अंदर में, नवाब के अंदर है, लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? तो लोकतंत्र को बनाने के लिए 1930-35 से ही कांग्रेस का एक छोटा सा ग्रुप था, उस ग्रुप का काम था राजतंत्र वाले इलाकों में भी लोगों को लोकतंत्र के बारे में अवगत कराना और ये बताना कि लोकतंत्र कितना अच्छा होता था। तो ये तो उसकी जड़ें जम चुकी थी। जब पाकिस्तान को पता, हैदराबाद के नवाब को पता चला कि हम इसमें नहीं मिल पाएंगे, तो उन्होंने कहा हम स्वतंत्र रहेंगे। बात समझे? जब उनको पता चला कि पाकिस्तान में हम नहीं मिल पाएंगे क्योंकि बहुत दूर हो गया, तो उनको पता चला कि अब हम स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है। और वहां के जो नवाब है ना वो पाकिस्तान से एकदम घुले मिले थे, ठीक है। और उन्होंने वहां उनको बहुत सारा पैसा भी दिया था, क्योंकि नवाब थे, रजवाड़ा घराना था, तो बहुत सारा पैसा भी उनको दिया गया था। जब उन्होंने कहा स्वतंत्र रहेंगे, तो इन लोगों ने, जनता ने विरोध करना शुरू किया, ठीक है। और जनता ने जब विरोध करना शुरू किया तो वहां के नवाब के जो आदमी थे उन लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे स्टार्ट होता है ऑपरेशन पोलो। आई थिंक ऑपरेशन पोलो ही है, नाम देख लीजिएगा, मैं भूल कहीं ना जाऊं। हैदराबाद में एक अभियान होता है भारतीय सेना का, ऑपरेशन पोलो। एक दिन में हैदराबाद पे किसका कब्जा हो जाता है? भारत का। और यहाँ का जो नवाब है कहाँ भाग के चला जाता है? पाकिस्तान। 13-14 बीबी को ले जाता है, 13 नहीं, आई थिंक अपनी बीबी 2-3 बीबी को ले जाता है, 13-14 कुत्ते को भी ले जाता है, लेकिन एक बीबी छूट जाती है। तो देख लो, बीबी से ज्यादा प्यार है कि कुत्तों से। कुत्ता सब गया लेकिन बीबी एक छूट गई, देख ले कंचन। तो वहां पे नवाब भाग गया और हैदराबाद पे किसका राज हो गया? इंडिया का राज हो गया। दो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुए। अच्छा, यहाँ का भी नवाब जो था ना, जूनागढ़ का, वो भी नवाब कहाँ भाग गया? पाकिस्तान से भाग गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब पाकिस्तान भागा तो अकेले नहीं भागा होगा, समझ रहे हैं ना। जितने भी जेवर जेवरात होंगे, धन संपत्ति होगा, संपत्ति तो छूट गया होगा, लेकिन जो अच्छे हीरे जवाहरात सब होंगे उसको लेके भाग गया होगा, ठीक है ना। तो ये भी भाग गया। अब एक और प्रॉब्लम था, और वो प्रॉब्लम था जम्मू कश्मीर। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है। आपने अभी तक इसके बारे में ज्यादा टेंशन कभी नहीं सुना होगा न्यूज में, हैदराबाद में ऐसा हुआ ऐसा हुआ, जूनागढ़ के बारे में भी नहीं सुना होगा, लेकिन पिछले साल भी इसका बात आ ही जाता है कि जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं कि देखते हैं कि क्या है। यहाँ तक मैं समझने में दिक्कत है? जूनागढ़, हैदराबाद, किसी को नहीं ना? चल,
अब देखिए जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम, ये जूनागढ़ का क्या नाम है? जूनागढ़ जूनागढ़ की है। हाँ भारत में हो गया ना, इंडिया के मैप में तो नहीं वो नहीं अब मिले, क्या है? अब गुजरात में आ गया ना, गुजरात स्टेट में शामिल है ना। वो बताएंगे जब हम राज्यों के बारे में बताएंगे ना, तो छोटे छोटे रियासत सबको हटा दिया गया। हैदराबाद एक रियासत था, मद्रास में शामिल हो गया, बाद में आंध्र प्रदेश की राजधानी बन गई। तो धीरे धीरे हम बतला देंगे कि पहले तो वही संघ का नाम रहा, मद्रास है तो मद्रास रह गया, हैदराबाद है हैदराबाद। बाद में भारत में जो संविधान बना ना, स्टेटों को बनाया गया, तो उसमें ना राज्यों को अलग अलग राज्यों में मिला दिया गया और उसका अलग नाम कर दिया गया। अब बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, तो क्षेत्रीयता के आधार पे, भाषा के आधार पे, प्रशासनिक आधार पे अलग अलग राज्यों का भी निर्माण हुआ। इसी चैप्टर में पढ़ना है हमको। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा जम्मू कश्मीर के बारे में। हरे राम, क्लियर है ना? थोड़ा तेजी से पढ़ा रहे हैं तो ध्यान से, जहां पे प्रॉब्लम हो पूछ लीजिएगा, सिलेबस कंप्लीट करवाना भी है ना। अब देखिए जम्मू कश्मीर का राजा था हरि सिंह। अब राजा बोल दिए हरि सिंह, लेकिन जनता जो थी बहुसंख्यक थी, मुस्लिम बहुसंख्यक। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक समझ रहे हैं बेटा? बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। अल्प से नाम ही आ रहा है कम हो, अब बहुसंख्यक का मतलब ज्यादा। जैसे अभी वाले भारत में, वर्तमान भारत में जो ये वाला भारत है हमारा, ये वाला, उसमें बहुसंख्यक कौन है? हिंदू। और अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, ठीक है, पारसी है, ठीक है, यहूदी है, ये सब क्या है? ये अल्पसंख्यक है। जैन है, बौद्ध है, ये सब क्या है? अल्पसंख्यक है। क्रिश्चियन वो भारत में अल्पसंख्यक है, ध्यान रखिएगा। अब अमेरिका में या ब्रिटेन में क्या होगा? बहुसंख्यक होगा क्रिश्चियन, तो उसी का तो देश ही है, समझे? तो अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक का आधार ये नहीं कहेगा भैया मुसलमानों की संख्या तो 20 करोड़ हो गई, अब ये क्यों अल्पसंख्यक है? इसलिए है कि हिंदुओं की संख्या से तो 90 करोड़ है हिंदुओं की संख्या, और मुस्लिमों की कितनी है? 20 करोड़। इसकी तुलना में तो कम है, इसीलिए ये बहुसंख्यक है और ये अल्पसंख्यक, समझे? तो इस आधार पर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कौन होगा? हिंदू या मुस्लिम? पाकिस्तान में ज्यादा है तो वहाँ पे अल्पसंख्यक किसको कहेंगे? हिंदू को कहेंगे, सिख होगा सिख को कहेंगे। पाकिस्तान में भी हिंदू होते हैं। हाँ है, यहाँ पे तो कुछ नहीं रहते पाकिस्तान। सारे थोड़ी आ गए। सुनिए, ऐसा नहीं है कि सारे लोग आ गए, और ऐसा नहीं यहाँ से सारे लोग चले गए। कुछ लोग आए, कुछ लोग रह गए, ठीक है ना, डर से या कैसे करके भी। तो ऐसा दोनों तरफ हुआ है, समझे? अब देखिए जम्मू कश्मीर में राजा था हरि सिंह, जनता था, अधिकांश जनता मुस्लिम था। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है। अब ये देखिए, इसका भी मैप देखिए, इधर भी पाकिस्तान, इधर हिंदुस्तान। तो ये इंडिया के साथ भी मिल सकता था, पाकिस्तान के साथ। तो जिन्ना हमेशा कोशिश कर रहा था कि हम भी राज्य बनाए, जैसे वल्लभ भाई पटेल कोशिश कर रहे थे, वैसे जिन्ना भी कर रहा था। लेकिन राजा हरि सिंह और जिन्ना के बीच में ना एक वो बना, समझौता हुआ। उस समझौते का नाम दिया गया यथास्थितिवाद समझौता। यथास्थितिवाद समझौता इसको कहा जाता है, इंग्लिश में लिखा है तो इसको कहा जाता है स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट। स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट उसको कहा जाता है। इसका मतलब ये था कि ठीक है भैया, आप अभी यहीं रहिए, हम भी यहीं रहेंगे, 1 साल तक देखेंगे, फिर हम निर्णय लेंगे, ठीक है? जैसे अभी लड़का लड़की का वो नहीं आता है, फोटो जो आता है देखने के लिए, तो क्या कहता है, ठीक है हम सोच के बताएंगे, सोच के बताएंगे, ये होता है ना, थोड़ा टाइम दीजिए, सोचने दीजिए, सोच के बताएंगे। तो यही काम यहाँ भी था, यहाँ भी एग्रीमेंट बना, और ये इनके साथ एग्रीमेंट बना कि ठीक है सोच के बताएंगे। लेकिन जैसे ये एग्रीमेंट बनने के बाद ना जिन्ना के पेट में दर्द होने लगा, उनको लगा कहीं हम खो न दे, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल जिस तेजी से भारत का एकीकरण कर रहे थे, जिन्ना को पेट में दर्द होना स्वाभाविक था, क्योंकि हैदराबाद का एकीकरण हो चुका था, भारत में मिल गया था, जूनागढ़ भी मिल चुका था। तो जिन्ना के पेट में खलबली मचना स्टार्ट हुआ, और जिन्ना ये भी चाहता था कि इस पे आक्रमण करके हम मिलाएं, कि जिस तरह से भारतीय सेना ने हैदराबाद को मिलाया था भारत में, इस तरह से ये मिलाए। अब कहेगा ऐसे तो गलत हो जाएगा, लेकिन देखिए जब भारत में ये मिलाया हैदराबाद को, तो वल्लभ भाई पटेल या नेहरू ने क्या कहा कि जनता क्या है,
वहां पे हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए हम पे मिलना चाहती है। तो जिन्ना भी तो ये कहेगा कि यहाँ की जनसंख्या मुस्लिम है, क्योंकि आप जिस तरह का आर्ग्यूमेंट दीजिएगा तो वहां भी तो कोई आर्ग्यूमेंट देने के लिए तैयार रहेगा। तो जिन्ना को भरोसा था कि अगर हम युद्ध करके भी अपने में मिला लेते हैं तो हम ये आर्ग्यूमेंट दे देंगे जो भारत ने दिया है कि भाई मुस्लिम जनसंख्या थी इसलिए मैंने मिला लिया, जिस तरह आपने हिंदू जनसंख्या के लिए हैदराबाद को मिलाया, हमने मुस्लिम जनसंख्या के लिए पाकिस्तान को मिलाया। अब देखिए जम्मू कश्मीर बहुत ही अच्छा स्टेट है, उसके बारे में कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड से भी बहुत अच्छा देश है। यहाँ तक कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर नहीं है, स्वर्ग है, जन्नत है, स्वर्ग है, समझे? तो ये सब है। अब तो वहां का जो राजा था ना उसको इसीलिए स्वतंत्र रखना चाहता था। पीओके क्या होता है? बाद में अभी आएगा पीओके, ठीक है ना, अभी आ जाएगा। अब देखिए रेस्ट चाहिए, इसको खत्म करके रेस्ट देते हैं थोड़ा सा, ठीक है? अब देखिए भारत में मिल गया ना, भारत है ना वो, हाँ भारत में मिल गया ना। तो वल्लभ भाई पटेल ने क्या आर्गुमेंट दिए होते हैं कि भाई ये हिंदू बहुसंख्यक है इसलिए मैंने आक्रमण करके अपने में मिला लिया। तो ऐसा ही आर्गुमेंट तो जिन्ना भी देंगे ना, समझिए? अब देखिए अब कहानी कैसे बदलता है। अब जिन्ना के पेट में दर्द होने लगा। अब जिन्ना के पेट में जो दर्द हुआ तो उसने क्या किया, अपने कुछ सैनिकों को कबीलाई भेष बना के जम्मू कश्मीर में भेज दिया और उसको आर्म्स भी सपोर्ट वो दिए और ये लोग जम्मू कश्मीर पे आक्रमण कर दिया, समझे? आक्रमण कर दिया और ये कश्मीर पहुंचने ही वाले थे तो राजा हरि सिंह ने भारतीयों से मदद मांगी। राजा हरि सिंह ने, क्योंकि 2-3 दिन में ये कश्मीर पहुंच जाते हैं वो कबीलाई, और जब आ रहे थे ना तो कत्लेआम मचा के आ रहे थे, ठीक है? कत्लेआम मचा के आ रहे थे और राजा हरि सिंह को लग रहा था कि 2-3 दिन में ये कश्मीर में आ जाएगा और कश्मीर में और खून खराबा कर देंगे, क्योंकि राजधानी ज्यादा भव्य होती है, ज्यादा लोग किसी भी नगर के राजधानी में रहते हैं तो भव्यता ज्यादा थी। तो हुआ क्या, राजा हरि सिंह ने ना पीएम से मदद मांगी, भारत सरकार से। पीएम ने मदद देने का आश्वासन दिया कि ठीक है मदद करेंगे, लेकिन उसी समय भारत का जो उस समय का वायसराय था ना माउंटबेटन था। हाँ अब बता रहे माउंटबेटन ने कहा कि नहीं आप कैसे मदद दे सकते हैं, जम्मू कश्मीर तो आपका है नहीं, तो किसी राजा को आप कैसे मदद दे दीजिएगा। अब जैसे ही मदद दीजिएगा वैसे भारत और पाकिस्तान में क्या हो जाएगा, युद्ध, क्योंकि आप मदद दे रहे हो, किस बेसिस पे दे रहे हो। तो पहले एक एग्रीमेंट करवाइए कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। तो राजा हरि सिंह का जो प्रधानमंत्री भारत के सामने मदद मांगने के लिए आया था उसने इस एग्रीमेंट पे साइन किया कि जम्मू कश्मीर का जो विलय है वो किसके पक्ष में जाता है, भारत के साथ होता है, भारत के साथ विलय होता है। जैसे ही ये एग्रीमेंट साइन होता है, प्रधानमंत्री जो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री होते हैं वो राजा के बेसिस पे साइन करता है कि ठीक है जम्मू कश्मीर अब किसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। तब भारतीय सेना जम्मू कश्मीर जाती है और वहां से वो लड़ती है, और फिर लड़ने पे जब भारतीय सेना हावी होने लगती है उसी समय एक गलती कहिए या पता नहीं दूरदर्शिता कहिए, इस मुद्दा को लेके नेहरू जी कहां पहुंच जाते हैं, यूएनओ। जो यूएनओ कब बना हुआ था, 1945 में, और ये मुद्दा कब गया, 1948 में। और 1945 यूएनओ का उद्देश्य क्या था, विश्व में शांति सुरक्षा बातचीत के जरिए चीजों को सुलझाना, यही सब उद्देश्य था ना। तो 2-3 साल हुए थे बनने के लिए। तो नेहरू जी को लग रहा था, नेहरू जी आदर्शवादी भी थे, व्यवहारिकता में थोड़ा सा आदर्श ज्यादा उनका हावी था, तो वो लेके चले गए। और लेके गया तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये दिया कि भैया जहां पे जो हो वहां पे जनमत संग्रह तो होगा, यहाँ पे उन्होंने युद्ध विराम लगा दिया। भारतीय और इसकी जो पाकिस्तान का जो क्या कहते हैं बॉर्डर लाइन था उसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ था ना। लेकिन पाकिस्तानी लोग जो थे या कबीलाई लोग कहां तक आ गए थे, यहाँ तक। तो यहाँ पे लग गया युद्ध विराम। क्या लग गया, युद्ध विराम। अब युद्ध विराम का अर्थ क्या होता है ये समझो थोड़ा सा। युद्ध विराम का अर्थ हो गया अब फायरिंग नहीं होगी, और ये उस तरह का बाउंड्री है, इसी को कहा गया LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। समझे, युद्ध विराम, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ तक पे किसका कब्जा हो गया, पाकिस्तान का। और इसी एरिया को कुमकुम बोला गया, POK। समझी कुमकुम? यस। ये जो यहाँ तक गया ना, ये अधिकार, ये पाकिस्तान
पाकिस्तान के पास चला गया तो इसको बोला गया पीओके। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, भारत वाले उसको क्या बोलते हैं? पीओके। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। अब पाकिस्तान वाले अपने को क्या बोलते हैं? आजाद कश्मीर। इसके कई मतलब होते हैं, मैंने बताया ना। पाकिस्तान वाले अपने आप को क्या बोलते हैं? आजाद कश्मीर। इसका उल्टा मतलब क्या जाता है कि भारत का कश्मीर क्या है? गुलाम। समझे? अब भारत वाला इसको क्या बोलता है? पीओके। पाकिस्तान ने कब्जा जमाया, भारत ने इसको आजाद छोड़ा अपने कश्मीर को। तो देख लेना, माइंड गेम दोनों तरफ से चलता है, दोनों देश की तरफ से चलता है। अब देखिए, तो ये हो गया, युद्ध विराम लग गया, एलओसी बन गया। इसके बाद यूनाइटेड नेशन ने ये भी कहा था कि दोनों देश की सेना पीछे हट जाइए, ठीक है। भारतीय सेना भी पीछे हटेगी और पाकिस्तान सेना भी हटेगी। फिर वहां पे रेफरेंडम करवाया जाएगा, जनमत संग्रह करवाया जाएगा, और जनमत संग्रह के बाद जिस देश में मिल जाइए, भारत में मिल जाए, पाकिस्तान में मिल जाए, न पाकिस्तानी सेना पीछे हटी न भारतीय सेना पीछे हटी। पाकिस्तान सेना ने आर्गुमेंट दिया, अगर मैं पीछे हट जाऊंगा तो भारतीय सेना आगे बढ़ के पूरा कब्जा कर लेगी। अब भारतीय सेना ने आर्गुमेंट दिया कि मैं पीछे हट जाऊंगा तो उन्होंने जो कत्लेआम फिर से किया है, फिर से वो कत्लेआम मचा देंगे। तो इस तरह से भारत का विलय हुआ। लेकिन 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 एक प्रॉब्लम था। भारत के साथ तो विलय तो होने के लिए हो गया, लेकिन कुछ कंडीशन रखा गया। अब कुछ कंडीशन क्या था? जब राजा हरि सिंह थे ना, तो वो तो थे, लेकिन उस समय उसका एक लोकल नेता बहुत पावरफुल बन के उभरा। उसका नाम था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला की पॉपुलैरिटी जो थी ना, बहुत तेजी से बढ़ी थी जम्मू कश्मीर में। और नेहरू के ये अच्छे दोस्त भी थे, शेख जी, अब्दुल्ला जी, ठीक है। तो शेख अब्दुल्ला नेहरू के दोस्त भी थे। तो नेहरू जी तो कौन सी चीज के समर्थक थे? कहाँ गया? लोकतंत्र के। और यहाँ पे क्या चल रहा था? क्या नेहरू जी को अच्छा लगेगा कि मैं बात कर रहा हूँ लोकतंत्र की और यहाँ पे राजतंत्र है? तो यहाँ पे उन्होंने इसको सीएम बनवाया। उस समय सीएम नहीं था, उस समय उनको पीएम कहा जाता था जम्मू कश्मीर का। और राज हरि सिंह ने अपना पद छोड़ दिया और यहाँ पे शासक कौन बन गए? शेख अब्दुल्ला। लेकिन उस समय उसको जम्मू कश्मीर का पीएम कहा गया, क्योंकि उसको कुछ विशेष अधिकार दिए गए। नेगोशिएशन हुआ नेहरू जी में, भारत सरकार में और शेख अब्दुल्ला में, ठीक है। इसके बीच में बहुत सारे काम भी हुआ, लेकिन उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर जब भारत में मिला तो उसमें जम्मू कश्मीर को 35A आर्टिकल के तहत विशेष सुरक्षा दी गई, और दूसरा 370 अनुच्छेद के तहत विशेष उपाय दिए गए, जिसको 2018 में भारत सरकार ने खत्म कर दिया। विशेष उपाय क्या थे ये समझिए कि जम्मू कश्मीर में कोई भी भारतीय जमीन नहीं खरीद सकता है। जम्मू कश्मीर में कोई भी अगर लड़की या लड़का भारतीयों से शादी करेगा तो उसका नागरिकता छिन जाएगा। लड़का शादी करेगा चलेगा, लड़की नहीं शादी करेगी, ठीक है। पाकिस्तान से करेगी तो ठीक है, नागरिकता मिल जाएगा, समझे? नहीं करेगा, नहीं मिलेगा। तीसरी बात ये थी कि कोई भी भारतीय वहां पे जमीन नहीं खरीद पाएंगे। तो ऐसा नियम सिर्फ यहीं पे नहीं, और भी जगह है, ये बात ध्यान रखना, समझे? तो कोई भी भारतीय वहां पे जमीन नहीं खरीद पाएंगे। और भारत सरकार का कोई भी कानून वहां पे तभी लागू होगा जब उसकी विधायिका, किसकी विधायिका? जम्मू कश्मीर की विधायिका उसको लागू करने के लिए बोलते हैं, यानी उसको उस पे लगा देगा कि ठीक है ये कानून भारत सरकार ने पास किया है, उस कानून को जम्मू कश्मीर में पास होना है तो उसकी विधायिका पास कर देगी। तब चौथी बात ये थी कि वो अपना झंडा रख सकता था, अपना राष्ट्रगान भी रख सकता था और अपना संविधान भी रख सकता था। ये उसको कुछ विशेष अनुमति मिला हुआ था, समझे? ये कौन सा आर्टिकल था? 35 से 370 है, जिसको खत्म किया हमारे मोदी साहब ने। इस आर्टिकल के बारे में कहा जाता था क्या, किसको कोई खत्म नहीं कर सकता है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक 370 आर्टिकल रहेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, शेख अब्दुल्ला जी के बेटा थे, उनका नाम तो बहुत अच्छा है, अब्दुल्ला ही नाम है, कोई बहुत अच्छे नाम है। शेख जी का बेटा है, उसका पोता है फारूक अब्दुल्ला, उसका पोता है, तो उसका एक बेटा है, नाम मैं भूल रहा हूँ। तो सुनिए उसने क्या किया, उसने ये बोला कि जब तक चांद तारे रहेंगे तब तक ये रहेगा, 370 को कहीं खत्म नहीं कर पाएगा। गुलाम नबी आजाद था, एक कांग्रेस का मंत्री था जो जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री भी बना था, उन्होंने भी इस तरह की बात की। फिर एंट्री होता है मोदी जी का, और फिर इसके साथ एक एंट्री उनके दोस्त का भी होता है जिनको हम कहते हैं अमित शाह। और फिर आपको पता ही है वर्तमान 370 को खत्म कर दिया गया और 35 को जिस तरह से खत्म किया गया ना, वो अपने आप में एक वो था, मतलब सब सॉफ्ट हो गया। जितने भी कानून विधि थे ना, सब सॉफ्ट हो गए कि कैसे उसको खत्म किया गया। क्योंकि जब 370 या 35 से लागू किया गया था तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जब तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा ये इजाजत नहीं देगी कि भारतीय कानून को पास किया जाए, जब तक वो पास नहीं होगा।
तो सोचिए कि 370 खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर की विधायिका का ऑर्डर देना जरूरी था। तो जम्मू कश्मीर की विधायिका ऑर्डर देगी कि 370 को खत्म करो, लेकिन फिर भी भारत ने खत्म करवा लिया। तो वो भी थोड़ा सा देख लो कैसे, बता दे। नहीं मैं बराबर अब देखिए लास्ट ही है, इसके बाद एक और 1 घंटा को खत्म करने वाले लोग। भैया पाकिस्तान ना कश्मीर को क्यों लेना चाहता है? अपना क्षेत्रफल कौन नहीं बढ़ाना चाहेगा? तुम्हारे पापा जमीन नहीं खरीदना चाहते हैं, क्षेत्रफल बढ़ाने की बात है ना, समझे? और लास्ट है भैया थक गए, इतने थक गए स्कूल पढ़ के। अच्छा हो गया देख लो थोड़ा, सुनिए देखिए हुआ क्या। मैं देख रहे हो छोड़िए, 2014 में चुनाव हुआ, बीजेपी की सरकार में वापसी हो गई, ये तो जानते ही हैं। फिर भी 2019 में भी चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी को और भी % बहुमत मिले, ये जानते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बीजेपी को बहुमत मिला तो उसको लोकसभा में बहुमत था। अब जानते हैं कि संसद के 2 सदस्य होते हैं, 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। भारत का जो पीएम बनता है वो लोकसभा के चुनाव से बनता है, और राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं वो राज्यों की विधायिका से आते हैं, जानते हैं ना। मतलब राज्य का जो विधायिका होता है ना वो राज्यसभा में संसद को भेजता है, ये तो पता है ना। 245 सदस्य होते हैं राज्यसभा में, जिसमें राज्यों की विधायिका यानी कि राज्यों का जो विधायक होता है वो राज्यसभा में मेंबर को भेजता है। जैसे दिल्ली में विधायक राज्यसभा का मेंबर का संख्या है 4 राज्यसभा में, तो दिल्ली के जो 70 विधायक है ना उसको चुन के भेजेंगे, समझे। अब उस समय प्रॉब्लम क्या था कि लोकसभा में तो उसके पास बहुमत था लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं था, क्योंकि उस समय बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं थी। लेकिन यहां आने में 2019 में क्या हुआ, बीजेपी की जो सरकार बनी ही बनी फिर से लोकसभा में, और भी पिछले साल की तुलना में, पिछले बार की चुनाव की तुलना में बहुत अच्छा प्रदर्शन था 2019 में। लेकिन इस बार लोकसभा में भी बहुमत था और राज्यसभा में बहुमत नहीं था लेकिन नजदीक था, बात समझे। जिस समय यहाँ पे इसके 284 सीट थे ना लोकसभा में बीजेपी के 280-82 सीट, उस समय राज्यसभा में उसके 60 से 70 थे, और राज्यसभा में बहुमत के लिए चाहिए था 123 245 है ना, तो 245 का कितना कीजिए 123 होगा ना, उसके नहीं थे 70 ही थे। काफी डिफरेंस है ना, काफी डिफरेंस है 70 और 123 के बीच में, काफी डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे नजदीक आ गया, लमसम 90 और 110 के बीच में था। अब कहेगा इतना क्यों भैया, इतना क्यों बढ़ गया? क्योंकि 2014 के बाद बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। बहुत सारे राज्यों में जब बीजेपी की सरकार बनी तो उसके विधायक चुन के गए होंगे उन राज्यों की विधायिका में, और वही विधायक क्या करते हैं, राज्यसभा के लिए मेंबर भेजते हैं, तो वो मेंबर बढ़ गए होंगे। दूसरी बात, राष्ट्रपति भी तो 12 को विधायक का नॉमिनेशन करता है, 12 सांसद का नॉमिनेशन करता है, तो ये भी तो बढ़ गए होंगे। तो इस तरह राज्यसभा में भी इसकी एंट्री अच्छी खासी बढ़ गई। और दूसरी बात है, कुछ दल जो है ना किसी बिल का सपोर्ट भी कर देते हैं, समझे। तो जम्मू कश्मीर में ये स्थिति बन गई 2019 में। अब देखिए 2017 या 18 के समय में जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुआ, ठीक है। 3 पार्टियां महत्वपूर्ण, जम्मू कश्मीर एरिया देख रहे हैं ना, तो 2 तरह का एरिया है, ये तो पीओके है, इस पे किसका कब्जा है, पाकिस्तान का। अब ये जो बचा, ये जो है अक्साई चीन है, समझे, चाइना का कब्जा है। अब देखिए ये इतना दूर जो भारत बन रहा है ना, तो उसमें 3 इलाका है। एक इलाका है कश्मीर वाला, एक इलाका है लद्दाख वाला, ये वाला इलाका, और एक इलाका है जम्मू वाला। अब जम्मू में भारतीय पार्टी जो है हिंदू बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो जम्मू वाले इलाका में और ये लद्दाख वाले इलाका में बीजेपी को अच्छा खासा सीट मिल गया, और उस समय उसको जो सीट मिला वो मिला लमसम 28-29, समझे। कश्मीर वाले एरिया में एक पार्टी था पीडीपी, फुल फॉर्म नहीं पता, लेकिन इसकी जो लीडर थी महबूबा मुफ्ती, समझे, उस महबूबा मुफ्ती नाम था, तो समझे उसको लमसम 20+ सीट मिला, समझे। अब बहुमत किसी को नहीं मिल रहा था, तो पता है भारत में एक नियम है, गठबंधन करके बना लीजिए। अब देखिए ये दोनों पार्टी विरोधी एक दूसरे का, लेकिन इन दोनों पार्टी ने गठबंधन बनाया और सरकार चलाई, समझे। 2017 से लेके, नहीं 2016 ही में शायद चुनाव हुआ था, 2016 से लेकर 2018 तक सरकार चला एक साल, लेकिन आपको पता है दोनों विरोधी है, सरकार गिर गया। सरकार गिरा, इसके बाद जो शासन चला गया किसके पास चला जाता है,
राज्यपाल के पास, और सरकार उसमें क्या लग गया, राष्ट्रपति शासन। राज्यपाल का शासन का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति शासन। आप जानते हैं राष्ट्रपति शासन आप मैक्सिमम कितने महीने के लिए रख सकते हैं, 6 महीने, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते हो। अब देखिए ये राष्ट्रपति शासन कब लग गया, 2018 में, यानी कि अगला चुनाव करवा लेना चाहिए था 6 महीने में, लेकिन मोदी जी ने नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात अभी ठीक नहीं है, उपद्रव मच रहे हैं, इस कंडीशन में चुनाव कराना ठीक नहीं रहेगा, और वो खींच के ले गए 2019 में भी उन्होंने चुनाव नहीं करवाया। 1 अक्टूबर को हुआ था ना, 2019 में भी उन्होंने चुनाव नहीं करवाया, क्योंकि वो जानते थे कि चुनाव करवाऊंगा उनका हट जाएगा। ठीक है, तो राज्यपाल धीरे धीरे छोड़ रहे थे चीजों को। 2019 में जब चुनाव हुआ वो फिर से बैक हुए, और इस बार भयंकर बैक हो गया, बड़ी सख्ती से बैक हुए, और यही मौका था कि पहला ही बिल उन्होंने पास किया 370 का निरसन। अब देखिए 370 के निरसन में एक था कि जब तक राज्य की विधायिका ये ऑर्डर नहीं देगी, अब राज्य की विधायिका पे किसका कंट्रोल था, राज्यपाल किसका आदमी है, राष्ट्रपति का आदमी है। राष्ट्रपति किसका है, बीजेपी का ही होता है ना। अब देखिए राज्यपाल किसका आदमी है, प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति किसका आदमी है, बीजेपी। मतलब बीजेपी नहीं करना चाहिए ऐसे, लेकिन व्यवहारिक तौर पे आप जानते हैं जिसकी सरकार रहती है उसी का राष्ट्रपति रहता है। अभी तो भारत का जो इतिहास है राष्ट्रपतियों का 1950 के बाद जिसका सरकार रहा है ना उसी का रहा है। याद कीजिए कांग्रेस के जमाने में इंदिरा गांधी ने एक आदमी के हाथ पे हाथ रख दिया था, याद है, जाकिर हुसैन पे, नहीं जाकिर हुसैन नहीं था, जाकिर हुसैन था, राष्ट्रपति के लिए कांग्रेस पार्टी ने संजीव नीलम रेड्डी को खड़ा कर दिया, और इसने जाकिर हुसैन को खड़ा कर दिया, और कांग्रेसों को कहा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, और उसने क्या किया, जाकिर हुसैन के लिए वोट डाल दिया था, याद है। तो जब जो प्रधानमंत्री है उसी के हिसाब से चलता है राष्ट्रपति भी। नहीं वो तो प्रधानमंत्री वाला केस था ना, मैं राष्ट्रपति वाली बात बता रहा हूँ ब्रो, नहीं याद आया, चौथा राष्ट्रपति याद कीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा, छोड़िए। अब देखिए बीपी सिंह तो प्रधानमंत्री था, देखिए तो राष्ट्रपति का ये हो गया राज्यपाल। अब राज्यपाल जो है साइन करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि विधानसभा किसके अंदर में है, राज्यपाल के अंदर में है, राष्ट्रपति शासन में। और वो जो विधायक का जो वो 370 वो कहता है कि जब तक भारत सरकार के संसद का कानून तब तक पास नहीं होगा जम्मू कश्मीर में, तब तक उसका जो विधानसभा है वो अनुमति न देते। तो वो अनुमति कौन देगा, राज्यपाल ने जैसे अनुमति दिया तो इसका मतलब है कि विधानसभा ने भी अनुमति दे दिया, और जैसे विधानसभा ने अनुमति दिया, राज्यपाल ने अनुमति दिया, 370 हो गया, आर्टिकल 370 खत्म, समझे। फिर जम्मू कश्मीर जो कि पूरा राज्य था उसको बना दिया गया, इसको बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, समझे, और इसको बनाया गया लद्दाख, ये भी बना केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश में एक अंतर है, ये भी ध्यान दीजिए। राज्य भारत में 29 राज्य थे, अब टोटल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। इसलिए क्योंकि एक राज्य को हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, केंद्र प्रदेश बना दिया, केंद्र शासित। अब देखिए लद्दाख वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो डायरेक्ट आता है सेंटर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे लद्दाख में चुनाव नहीं होगा। बात समझे, अंडमान निकोबार में चुनाव होता है, नहीं होता है, पता है ना। भारत के 2 ही केंद्र शासित प्रदेश अभी ऐसे हैं जहां पे चुनाव होता है, एक पुदुचेरी और एक दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, पता है ना। भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और ये लद्दाख को जोड़ के, जिसमें से सिर्फ 3 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होंगे। दिल्ली में हो ही रहा है, इसीलिए एक है AK-47, AK-67 है या 62 है। अभी अरविंद केजरीवाल के पास कितने सीट है, नहीं 62 है दिल्ली में, पहले थे 67 है। MCD में तो बहुत है, बस 135 के आसपास है, 135 के आसपास है, 135 के आसपास है आम आदमी पार्टी का। ठीक है, अब सुनिए, एक होगा दिल्ली में तो है ही, पुदुचेरी में भी चुनाव होता है। तो पुदुचेरी के मुख्यमंत्री है रंगास्वामी, समझ गए, एन रंगास्वामी नाम के वो है मुख्यमंत्री है। अब यहाँ पे भी हो गया दिल्ली भी, और ये पुदुचेरी भी हो गया। अब जब चुनाव होगा तो कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर में। लेकिन 2018 के बाद जम्मू कश्मीर में अभी तो कोई चुनाव नहीं हुआ, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होगा वहां पे मुख्यमंत्री चुनाएगा, और लद्दाख में भी नहीं चुनाएगा, समझ गए ना। अंडमान निकोबार में चुनाव नहीं होता है, पता है, दादर नगर हवेली में चुनाव नहीं होता है, लक्षद्वीप में चुनाव नहीं होता है, दमन द्वीप में भी चुनाव नहीं होता है, दादर नगर हवेली में क्यों नहीं होता है। ये सब डायरेक्ट केंद्र के अंतर्गत आते हैं। अब समझिए लद्दाख में आप कहिएगा भैया क्यों नहीं करवा रहा है, तो देखिए लद्दाख में नहीं करवाने का 2 रीजन।
एक तो जनसंख्या उतनी है नहीं, बंजर जमीन है लद्दाख, और दूसरी इलाका बगल में कौन है? चाइना। समझ रहे हैं ना? तो कंट्रोल करने के लिए तो चाहिए ना कोई चीज। अब फिर आप कहोगे भैया तो ऐसा तो जम्मू कश्मीर में भी कर सकता है, तो जम्मू कश्मीर में करवाने के भी दो रीजन। अब सुनिए, पहला रीजन पाकिस्तान के नजदीक है, तो आप कहिएगा भैया घुसपैठ तो यहाँ भी होगा, पाकिस्तान तो बार बार कह रहा है ये इलाका मेरा, ये इलाका मेरा, तो फिर तो यहाँ भी प्रॉब्लम। तो जम्मू कश्मीर की जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि इस बार जो सीटों का बंटवारा हुआ है ना, तो पिछली बार जो यहाँ पे जो सीट थी जम्मू कश्मीर में, वहां पे कश्मीर इलाके में ज्यादा सीट थी और जम्मू इलाके में कम सीट थी। तो जम्मू इलाके को कोई जीत भी लेता था ना, तो उसका मुख्यमंत्री नहीं बन पाता था, समझे। लेकिन अब क्या कर दिया गया, जम्मू इलाके में जितनी सीट है उतनी ही लमसम कश्मीर इलाके में भी है। बात समझे कि नहीं? इलाके में भी तो अंतर है। तो इस बार जम्मू इलाके में भी लमसम सीट बराबर है और कश्मीर वाले इलाके में भी है। तो इस बार अगर यहाँ पे चुनाव होगा ना, तो जम्मू का आदमी भी, जम्मू क्षेत्र का आदमी भी मुख्यमंत्री बन सकता है, समझे। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। बीजेपी जम्मू का सारा सीट जीतने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहा था। क्यों? क्योंकि कश्मीर की सीट ज्यादा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो उसकी इस तरह से समझिए। मान लेते हैं 70 सीट है टोटल, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर में मान लिया 35 सीट दे दिया गया, या मान लो 40 सीट दे दिया गया, ठीक है। और जम्मू में दे दिया गया 30 सीट। बताओ तो 30 में 30 भी अगर कोई पार्टी जम्मू में जीत जाएगी तो ये क्या है, यहाँ पे मुख्यमंत्री बन पाएगा? कम से कम 35 चाहिए बड़ो, समझे कि नहीं समझे? तो ये एक प्रॉब्लम था, क्लियर है? तो लेकिन अब जो बंटवारा हुआ है वो लमसम अब 1-2 सीट का ही हेरफेर है, ज्यादा सीट का हेरफेर नहीं है। तो राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां थी, कलम ने देखा था। एक अखंडता और एक था लोकतंत्र और एक था सामाजिक कल्याण। एकता और अखंडता के बारे में हम कल पढ़ चुके थे। इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक और बचा हुआ है जो हम लास्ट में देख लेंगे, लोकतंत्र, कि भारत में लोकतंत्र को बचा के रखना है। तो ऐसा है कि भारत में जो लोकतंत्र का विकास हुआ, या शुरुआती जब लोकतंत्र बच्चा था भारत में, वो बच्चा मिला हमें ब्रिटिश से, ठीक है। ब्रिटिश के अंतर्गत ही हमारा लोकतंत्र है थोड़ा सा मजबूत हुआ, या हमारे राष्ट्रवादियों ने जिस स्वतंत्रता की कल्पना की थी वो लोकतंत्र के दायरे में ही की थी। ध्यान रखिएगा, जिस समय भारत आजाद हुआ उसके आसपास 2 साल के बाद या 2 साल पहले 1945 से लेकर 1954-60 तक बहुत सारे देश आजाद हुए। दक्षिण एशिया में इकलौता एक ही देश था जहां पे लोकतंत्र रहा, वो था भारत। बाद बाकी जितने भी देश है सब में तानाशाही आ गई। बांग्लादेश में भी तानाशाही आ गई थी, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान में तो आपको पता ही है, सेना तख्ता पलट कर देती है। तो वो सब हम पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति में देख लेंगे, ठीक है। या दक्षिण एशिया का हम उत्थान देखेंगे, उस समय हम देखेंगे कि किस देश का क्या स्थिति था। लेकिन भारत एक ऐसा था जहां पे लोकतंत्र की नींव रखी गई थी। इसका कई कारण था कि यहाँ के जो राष्ट्रवादी नेता थे, जो स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, उन्हें भी लोकतंत्र में बहुत ज्यादा ही आस्था थी। और भारत का जो लोकतंत्र भी बढ़ा है ना, ब्रिटिश के अंदर में बढ़ा है। और ब्रिटिश के कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे 1909 में एक अधिनियम आया था जिसको कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है। 1919 में एक आता है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ठीक है। इसके बाद आता है 1935 में आता है एक भारत सरकार अधिनियम, 26 जनवरी भारत सरकार अधिनियम। बाद में आपको पता है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा के भारत का संविधान तैयार होता है। संविधान सभा उसको तैयार करते हैं और ये संविधान हमारा तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को, जिसको लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, संविधान दिवस। अब देखिए इसमें आप देखिए एक चीज समझने वाली बात है कि आखिरकार जब हमारा 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान तैयार हो गया था, तो ऐसा क्या है कि 26 जनवरी को पास किया। तो 26 जनवरी 1930-31 को, 30 भी था 31 भी था, एक्चुअली लास्ट था, तो 30 का सेशन 31 तक खींच गया था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी जो कांग्रेस का सेशन होता था ना, अधिवेशन, वो साल के अंत में होता था। विशेष सेशन होता था तो पहले बुला लिया जाता था, ठीक है ना। तो हर साल अधिवेशन होता था। तो नेहरू की अध्यक्षता में कराची था, आई थिंक, या लाहौर था, यही 2 में से एक जगह हुआ, आई थिंक कराची ज्यादा लग रहा है, देख लीजिएगा। तो कराची अधिवेशन में हमने निर्णय लिया था कि हम स्वतंत्रता मनाएंगे हर साल 26 जनवरी को, समझे। लेकिन आपको पता है, कल ही मैंने बताया था कि ब्रिटिश हमें कब छोड़े, 15 अगस्त को।
भारतीय चाहते थे कि ब्रिटिश अगर जाए भी ना तो 26 जनवरी 1948 को चले जाए, लेकिन उन्होंने पहले छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया वो कल हम बात कर चुके थे पिछले क्लास में। तो 26 जनवरी 1930 या 31 को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसके कारण हमने क्या किया, 26 जनवरी जो कि पिछले ही 20 साल पहले एक सिंबॉलिक डेट था, उस सिंबॉलिक डेट में हमने अपना गणतंत्र दिवस यानी कि उस दिन ही हमने रखा कि हम उस दिन संविधान को पूरा तरह से लागू कर दें। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। और यहीं से स्टार्ट होता है पहला। तो संविधान में बहुत सारी चीजें रखी गई है, आपको पता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। लिखित संविधान तो है ही, ध्यान रखिएगा, कुछ ही देश के संविधान है जो लिखित है। जिसमें से दुनिया का सबसे बड़ा विशालतम संविधान जो किसी का है तो है भारत का। एक्चुअली इसलिए है भारत का क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज लिख दिया गया है। भारत केंद्र का संबंध राज्यों के साथ कैसा होगा इसके बारे में भी लिख दिया है। केंद्र लोगों का अधिकार क्या है उसके बारे में भी लिख दिया है। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा ये सब चीजें। तो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विशालतम संविधान है। इसमें लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए बहुत सारी बातें भी की गई है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका FR, फंडामेंटल राइट्स। इस फंडामेंटल राइट्स में पहले 7 अधिकार दिए गए थे, जिसमें से इंपॉर्टेंट था आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जिसको बाद में काट दिया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। क्यों हटाया गया वो आगे हम पढ़ लेंगे। और फिर लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपको स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक, अल्पसंख्यक का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं मिल रहा है तो आपके पास छठा अधिकार है कि आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, तो ये अधिकार आपको मिले हुए थे फंडामेंटल राइट्स में। तो यहां से लोकतंत्र की बात की गई। और भारत का जो पहला चुनाव हुआ वो 1951 में शुरू हुआ। उस समय शुरू हुआ जिस समय लोगों को पता भी नहीं था कि चुनाव होता किसको है और वोटिंग करना किसको है। लेकिन भारतीय ने संविधान शुरू होते हुए 21 साल उस समय था, वयस्क लोगों को, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो कोई भी जेंडर के हो, 21 साल है उसको वोटिंग करने का राइट्स दे दिया। जो कि पहली बार किसी देश में ऐसा हुआ कि सबको आपने वोटिंग राइट्स दे दिया। स्विट्जरलैंड में ध्यान रखिएगा वोटिंग राइट्स बाद में मिला है महिलाओं को। ब्रिटेन में 1940 से 1921 के दशक में मिला है ब्रिटेन में महिलाओं को वोटिंग राइट। महिलाओं को वोटिंग राइट्स के बारे में मतलब उनको अधिकार दिया ही नहीं जाता था। कहा जाता था कि महिलाओं के पास दिमाग ही नहीं है। अब भारत में भी ये कहावत है कि कहा जाता है कि महिलाओं के पास दिमाग है लेकिन घुटनों में है। ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूं, ऐसा बोला जाता है, मेरे ऊपर आरोप मत लगा देना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे देशों में महिलाओं, ऐसी बात नहीं कि भारत में, अब सोच के देखिए महिलाओं को वोटिंग अधिकार भी नहीं था। लेकिन भारत एक इकलौता देश है जहां पे वोटिंग अधिकार उन्होंने सबको दिया, गरीब को भी दिया, अमीर को भी दिया, बूढ़े को भी दिया और जवान को भी दिया, बच्चे को नहीं दिया। ध्यान रखिएगा 21 वर्ष चाहे वो महिला हो या पुरुष हो सबको वोटिंग राइट्स दिया। लेकिन आप देखिएगा ब्रिटिश में जो वोटिंग राइट्स मिला है ना वो धीरे धीरे मिला है। पहले पढ़े लिखे तबकों को मिला, वो पढ़े लिखे को नहीं जो अमीर थे। फिर धीरे धीरे पढ़े लिखे तबकों ने आंदोलन किया तो उनको मिला, फिर मजदूरों ने आंदोलन किया फिर उनको मिला, फिर महिलाओं ने आंदोलन किया फिर उनको मिला। तो वहां पे वोटिंग राइट्स ने धीरे धीरे बढ़ा है। लेकिन भारत में अचानक ले दिया गया। तो गरीब लोगों को तो पता नहीं था क्या होता है वोटिंग करना, मतदाता करना, तो उनको ऐसे ही पता था भारत आजाद हो गया चलो वोटिंग करते हैं। लेकिन 1951 में चुनाव हुआ और अभी तक हमारे पास बहुत सारे चुनाव हो गए और भारत ने अभी तक लोकतंत्र को बचा के रखा है। एक समय दिक्कत आया 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दी, लेकिन वो भी 1-2 साल में हट गया आपातकाल, समझ गए, हटा दिया गया। वो सब हम आगे पढ़ लेंगे। तो भारत में लोकतंत्र भी बचा रह गया, समझे। नेहरू, अच्छा एक चीज मैं बता देता हूँ, पाकिस्तान में 1971 के बाद चुनाव हुए, 1970 के दशक में चुनाव हुआ है पाकिस्तान में। तो एक टाइम में 1970 या 80 के समय में बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी। तो देखिए पाकिस्तान की स्थिति जो देखिएगा ना, तो पाकिस्तान यहाँ है, अब भारत यहाँ है, यहाँ पे पूरा पहाड़ है, हिमालय, चाइना तरफ जा नहीं सकते क्योंकि हिमालय आपको इजाजत नहीं देता है। ये रास्ता ऐसा है जहां से आप बिजनेस कर सकते थे यूरोप के साथ। और ये जो देश सब देख रहे हैं ना इस जगह, वो सब देश ऐसे है जहां पे ऊर्जा संसाधन है। ऊर्जा संसाधन मतलब प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, तेल है। और दूसरी बात रास्ता है यूरोप जाने का, समझे। यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर ईरान, इराक, तुरंत टर्की के बाद यूरोप। लेकिन पाकिस्तान इतना अच्छे पोजीशन पे होने के बावजूद तरक्की नहीं कर पाया। और दूसरी बात, पोजीशन पे रहने के बाद भी तरक्की नहीं कर पाया। दूसरी बात, भारत विश्व परिस्थिति में रहने के बावजूद तरक्की कर पाया। इसका श्रेय किसको जाता है? तो बेनजीर भुट्टो ने कहा कि उनके पास नेहरू था और हमारे पास नेहरू
नहीं था। अब सोच लीजिए कि नेहरू कितने पावरफुल थे। वो चाहते तो भारत में तानाशाही व्यवस्था रख सकते थे। बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान ने वो बनाया, भारत ने ही साथ दिया। मुजीबुर रहमान ने वहां पे तानाशाही व्यवस्था लागू कर दी। म्यांमार सेना का तख्ता पलट हुआ, पाकिस्तान सेना का तख्ता पलट हुआ, जितने भी देश हैं, चाइना सैनिक तख्ता पलट हुआ, साम्यवादी सरकार है हर जगह। लेकिन भारत एक ऐसा देश है पूरे दक्षिण एशिया में जो लोकतंत्र को बचा के रख लिया, और उसका एक ही नाम था, वो थे नेहरू जी। नेहरू नहीं होते तो शायद नहीं होता। बस समझे? तो नेहरू जी को उन्होंने कहा कि इनके कारण भारत में लोकतंत्र रहा, तो भारत विकास में धीरे धीरे ही बढ़ा, बट मजबूती के साथ बढ़ा। बात समझे कि नहीं? लेकिन चाइना का पाकिस्तान नहीं, वहां पे सैनिक तख्ता पलट हो गया। तो ये बात था। तो इनके पास अच्छी स्थिति होने के बाद भी नहीं बढ़ता। इसका एक होता है लोकतंत्र। और आप देख लिए हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पे कोई भी 2 टके का आदमी प्रधानमंत्री को गाली दे सकता है, कोई भी कचरा आदमी प्रधानमंत्री को, या छोड़िए मुख्यमंत्री तक को, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबको गाली दे देता है। रोड पे भी आप जाते होइएगा, ट्रेन में सफर करते होइएगा, तो क्या है, कोई भी देखिए होइएगा एरा गेरा नत्थु खेरा क्या करता है, प्रधानमंत्री को गाली दे देता है, ये ऐसे वो ऐसे, यानी कि इज्जत से बात ही नहीं करते। समझे? ये भी नहीं देखते हैं कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। कम से कम हम विचार में हो सकता है कि हम उनके विचारों को नहीं माने, लेकिन क्या उस पद की गरिमा को तो हम रख सकते हैं ना, लेकिन हम पद की गरिमा को भी नहीं रखते हैं। कहते हैं चौकीदार चोर है, कहते हैं ना, बहुत सारे वो स्लोगन गढ़ा जाता है, चौकीदार चोर है। लेकिन आप चौकीदार चोर नहीं करो, पीएम चोर हो, पीएम की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा रहे हो सकता है कि उनकी विचारधारा आपसे मेल नहीं खाती होगी, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं। तो ये है भारत में लोकतंत्र का मजा। चाइना में जाके कह दो, चाइना में जाके अगर उनके राष्ट्रपति को तुम गाली देके देख लो, उड़ा देंगे, गायब कर देंगे। आपको जान के हैरानी होगी, चाइना का सबसे अमीर इंसान जैक मा, अलीबाबा का फाउंडर। अलीबाबा है ना, अमेजन की तरह है। अमेजन पे जैसे ऑर्डर करते हैं ना ऑनलाइन, वैसे अलीबाबा है, चाइना का बहुत बड़ा, और वो दुनिया का नंबर 2 बन गया था अमीर इंसान में, आई थिंक टॉप 5 में था जैक मा। जैक मा ने एक बार राष्ट्रपति के लिए कुछ कह दिया कि चीन में जो है ना थोड़ा लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही नहीं है। इसके चक्कर में जैक मा जो है ना 1 साल तक गायब ही रहा, पता नहीं चला कि जैक मा है कहाँ। मतलब चीन की सरकार की आलोचना कर दी, जैक मा गायब। लेकिन भारत में देखिए उम्मीद नहीं है, भारत में पैदा हुए हैं, चाहे जो भी लोग प्रधानमंत्री को गाली देते हो, या मुख्यमंत्री को देते हो, या राष्ट्रपति को देते हो, कार्टून भी बना देते हो। तो बस ये किस्मत से बनाओ कि आप किस्मत से भारत जैसे देश में पैदा हुए हो। गलती से सोचो कि आप पाकिस्तान में पैदा हो जाते हैं तो उसको कार्टून पता चलता आपको रोड पे भी चलने में वो है दिक्कत है। किसी मस्जिद में चले गए तो पता चला कि कौन बम से उड़ गया, पता नहीं चल गया। होता है वहां पे, समझे? अफगानिस्तान में अगर महिला ऐसे पैदा हो जाए, अभी देखो अफगानिस्तान का क्या हाल है, महिलाओं को कॉलेज बंद, महिलाएं बुर्का में, टीवी चैनल में जो एंकर है वो भी बुर्का में वो करेगी, न्यूज पढ़ेगी, ठीक है? महिलाएं कुछ कर नहीं सकती, इतना प्रतिबंधित है। शुक्र मनाओ कि आप सब भारत में। वो नहीं एक स्लोगन थे वो फिल्म में, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, तो इसी तरह आप कह सकते हैं खुशी मनाइए कि आप भारत में पैदा हुए हैं। सही में ये मानने वाली बात है। इस्लामिक वो है सोच है, वहाबी सोच है, वहाबी सोच है, ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो मैं भारत के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा इसी पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है? सिर्फ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, समझ गए? तो इतना हालत खराब, तो भारत में लोकतंत्र बचा रह गया। और आप भी जानते हैं अभी 2019 में भी चुनाव हुआ, रिसेंटली एमसीडी का चुनाव हुआ, जहाँ पे सारे दल आराम से चुनाव लड़ सकते हैं। अब भारत ने लोकतंत्र भी अपनाया, तो कौन सा लोकतंत्र अपनाया? बहुदलीय, बहुत सारे दल है, समझे? और एक स्वस्थ लोकतंत्र है जहाँ पे हर एक पार्टी एक दूसरे का विरोध करती है, लेकिन सब पार्टी एक चीज पे सहमत है कि देश को आगे बढ़ाना है। सब पार्टी देखिएगा जब भी चुनाव होगा तो हर एक पार्टी दूसरे पार्टी पे आरोप लगाएगी, केजरीवाल ऐसा है, मोदी ऐसा है, राहुल गांधी ऐसा है। लेकिन जब भी कोई सत्ता में आता है तो क्या होता है? एक देश को आगे बढ़ाना है, ठीक है? इसका मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया हुआ था 2005 और 6 में, याद आया? यहाँ पे पता चलता है कि पार्टियां कैसे काम करती है, भारत की पार्टियां कितनी समझदार पार्टियां। हाँ कुछ है, हर जगह समझदारी नहीं होती है, ठीक है ना, कहीं कहीं बेवकूफी भी करती है पार्टियां। लेकिन 2005-6 में अमेरिका के साथ डील होने वाला था, इंडिया का न्यूक्लियर डील, और ये सब पार्टी को पता था कि भैया इंडिया के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना बहुत जरूरी है, और अमेरिका के साथ डील होने वाली थी। लेकिन उस समय सरकार में था यूपीए, कांग्रेस था सबसे बड़ा, समझे?
कांग्रेस सबसे बड़ा पार्टी था और इसका जो और भी घटक दल था वो था सीपीआई। अब देखिए सीपीआई जो है समाजवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, और अमेरिका कौन सी पार्टी है? पूंजीवादी। इन दोनों का विरोध है। यूपीओ को उस समय का प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को पता था और भारतीय विपक्ष पार्टी को भी पता था कि ये डील होना जरूरी है, लेकिन सीपीआई ने कहा हम कैसे पूंजीवादी देश के साथ डील कर सकते हैं, सैद्धांतिक बात, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। अब सोचिए, अब इसके पास समर्थन रहा नहीं, यूपीए के पास, सरकार तो गिर जाएगी। लेकिन विडंबना देखिए कि विपक्ष की पार्टी बीजेपी, उसने कितना बड़ा रोल अदा किया, उसने इसको सपोर्ट किया। पहला बार इन द हिस्ट्री ऐसा हुआ, इन द हिस्ट्री की, इसी जब सरकार गिरने वाली हो, देखिए जब सरकार बची रहती है तो दूसरी पार्टियां सपोर्ट कर देती है, लेकिन जब सरकार गिरने वाली हो तो मुख्य विपक्षी पार्टी सरकार को बचा ली, बस किस लिए कि ये डील होना चाहिए। कौन सा डील? न्यूक्लियर डील। समझे? अब देखिए, तो इसको आप क्या कहिएगा कि हाँ पार्टियां एक दूसरे को गाली देती है, पार्टियां एक दूसरे को सब चीज करती है, लेकिन भारत के मुद्दे पे सारी पार्टियां एक मुझ पे एक जुड़ जाती है, और यही है भारत का लोकतंत्र। समझे? स्वस्थ लोकतंत्र। लोकतंत्र के बारे में कहा गया, बहुत खराब बातें कहा गया कि भारत के लोग जब वोट करते हैं तो वोट बिक जाता है। ठीक है, बिकता होगा, एक पन्नी के वो कुत्ता छाप पे बिक जाते हैं, कुत्ता छाप समझते हैं ना, दारू का एक पाउच होता है उस पे बिक जाता है, 1500 पे बिक जाता है। लेकिन इतना होने के बावजूद भारत अभी इतना तरक्की है, दक्षिण एशिया का नंबर 2 देश है, जीडीपी वाइज नंबर 5 पे पहुंच गया। तो ये सब थोड़ा सा क्या कहिएगा, भारत का वो ही है ना, सफलता ही है ना। ऊपर से 140 करोड़ की जनसंख्या, संसाधन 9 के बराबर, भूमि पूरे दुनिया का 2%, लेकिन जनसंख्या पूरी दुनिया का 17%, फिर भी हम सरवाइव कर रहे हैं, और सरवाइव ही नहीं कर रहे, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो वो किसके वजह से? लोकतंत्र की वजह से। समझे? तो ये है इसकी खूबसूरती। एक चीज और देख लीजिए समाज कल्याण के बारे में। जब संविधान बना तो लोकतंत्र, चुनाव या जो भी चीज होगा उसका कैसे होगा, ये सब इसमें लिख दिया गया। ठीक है, समाज कल्याण के बारे में भी संविधान में भी लिखा गया, और इस समय उसका नाम है डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स जो है आपका वो 12 से लेकर 35 तक है, लेकिन डीपीएसपी जो है आपका 36 से लेकर 51 तक है। इसको कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि राज्य के पास जब संसाधन होंगे तब राज्य लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा। तो सामाजिक कल्याण की बात इसमें भी लिखी गई है। ठीक है, एफआर में आपको सामाजिक कल्याण की बात नहीं मिलेगी। एफआर में बात है स्वतंत्रता की, समानता की, शोषण के विरुद्ध की, धार्मिक मान्यताओं की, अल्पसंख्यक का। लेकिन डीपीएसपी में आपको मिलेगा, डीपीएसपी में सामाजिक कल्याण की बात क्या है? पुरुष और महिला को समान वेतन देना, आर्थिक, ठीक है, गरीबों को उठाने के लिए आर्थिक सहायता करना, ये सब क्या है? सामाजिक कल्याण की बात है ना। तो डीपीएसपी तक में लिखा हुआ है कि सामाजिक कल्याण करना है। तो जब डीपीएसपी में लिखा है सामाजिक कल्याण करना है, तो क्या राज्य सरकारें नहीं करेगी? करेगी। दूसरी बात, जब लोकतंत्र होता है तो हम किसके लिए, किससे वोट मांगते हैं? गरीबों से। तो हम गरीबों के उत्थान की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो इसलिए सामाजिक कल्याण भी हो जाता है। अभी जब दिल्ली में जब चुनाव हुआ 2015 या 14 में, तो समय केजरीवाल क्या 700 लीटर पानी मुफ्त, बिजली बिल 0, लोगों ने भर भर के वोट दिए। फिर उन्होंने किया ना, बिजली बिल 0 किया उन्होंने, 700 लीटर पानी को उन्होंने मुफ्त दिया, और जनता को उन्होंने सुविधा दी। इससे क्या हुआ? सामाजिक कल्याण ही बढ़ा ना। नरेंद्र मोदी आते हैं, अभी कोरोना आ गया, 80 करोड़ लोगों को उन्होंने राशन दिया। इससे क्या हुआ? सामाजिक कल्याण ही बढ़ा ना। समझ रहे हैं ना? तो ये सब चीज होता है। तो भारतीय संविधान में जो चुनौती थी, उन चुनौती को इस तरह से उन्होंने निपटा। इसमें कोई दिक्कत है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो लास्ट टॉपिक बचा है अखंडता और एकता का ही। ठीक है, लोकतंत्र, सामाजिक कल्याण के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर सब में भी थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे। यहाँ पे हम फोकस रखेंगे। ये क्लियर है यहाँ पे? अब देखिए, यहाँ पे कुछ पूछना है किसी को? आगे चले, चलिए। अब देखिए, भारत आजाद हो गया 1947 में, आजाद हो गया। अच्छा, कल मैंने अंतरिम सरकार के बारे में बताया था। अच्छा, लोकतंत्र में अंतरिम सरकार का योगदान समझ लो। 1947-48 में क्या हुआ? अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार का गठन हुआ जब ब्रिटिश चले गए। तो देखिए, अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था, उस देखिए सुन लीजिए, अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उसमें कोई जनता से चुन के नहीं आया था। ठीक है, जनता से चुन के नहीं आया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उसमें मेन पार्टी कौन था? कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसके पीएम कौन बने? नेहरू जी। ठीक है, और इसके जो गृह मंत्री बने, होम मिनिस्टर कौन बने? वल्लभ भाई। ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन देखिए, आईएनसी को मिला तो मिला, लेकिन अंतरिम सरकार ने उन्होंने क्या किया? अपने सबसे धूड़ विरोधी पार्टी जनसंघ के एक नेता
जिनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको उद्योग मंत्री बनाया। समझे? इनके सबसे धूड़ विरोधी अंबेडकर उनकी पार्टी के नहीं थे, वो कोई और पार्टी का नाम था, मैं पार्टी का नाम बोल रहा हूँ। उसको उन्होंने कानून और विधि मंत्री बनाया। अब देखिए, ये है नेहरू जी की उदारता, या नेहरू जी की उदारता कहे या लोकतंत्र का उदारता कहे, कि अपने विरोधी पार्टी को भी हम अपने मंत्रिमंडल में जगह दे रहे हैं। ये था लोकतंत्र की बात। थोड़ा इन सबको आवाज दो तो कि शांति कम करे, वो आवाज कम करे, शुगर कम करो। समझ गए? तो 1947 में जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो ये भी बताता है, समझ गए? अंबेडकर कांग्रेस से नहीं थे, याद रखिएगा, कांग्रेस से उनकी लड़ाई चलती रहती थी। और जनसंघ तो एकदम घोर विरोधी था। यही जनसंघ बाद में बनेगा बीजेपी, समझे? यही जनसंघ बाद में बन जाएगा बीजेपी, जो हम आगे देखेंगे कि कैसे जनसंघ बीजेपी बन गया। क्या तक क्लियर है? अब चलिए, अब थोड़ा सा देखिए, 1951-52 में चुनाव हुआ, कांग्रेस सीट जीती, और फिर से जो प्रधानमंत्री बने वो कौन बने? नेहरू जी। मुहर लग गया कि संविधान सभा के अधिकांश मेंबर जो है वो चुनाव जीत गए। देखिए, 1951 में चुनाव हुआ और पहला चुनाव सफल हुआ और प्रधानमंत्री नेहरू बन गए फिर से। लेकिन एक दिक्कत और आया, उस समय कई दिक्कतें आई, वो दिक्कत हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन एक दिक्कत आया कि भारत का जो विभाजन हुआ था, वो विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि अब राज्यों की मांग होने लगी भाषा के आधार पर, और ये एक दिक्कत था, समझे? मतलब आजादी मिली धर्म के आधार पे, और उस समय भारत आजाद होने के बाद, इसमें देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो संविधान बना तो 4 तरह के स्टेट बनाए, समझिएगा थोड़ा। एक A, B, C, D, इसमें अलग अलग थे। कुछ केंद्र शासित प्रदेश थे, कुछ ऐसे थे जिन्होंने विदेशों से छुड़ाया था, जैसे पुर्तगाल से छुड़ाया था, जैसे फ्रांस से छुड़ाया था। कुछ ऐसे थे इसमें जो रजवाड़े थे, ठीक है, और कुछ ऐसे थे जो ब्रिटिश के अंतर्गत आते थे। तो जब भारत का संविधान बना तो ABCD करके 4 तरह से राज्यों का गठन किया गया, ठीक है। कुछ राज्य बहुत छोटे थे, कुछ राज्य बहुत ही बड़े बड़े थे, ठीक है। और किस तरह से राज्यों को मिलाया गया तो वो तो जानते हैं। लेकिन फर्स्ट चुनाव के बाद क्या हुआ, बहुत सारी तकलीफें हुई। उन तकलीफों में से एक तकलीफ ये थी कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण होने की बात। लोग भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण की बात कर रहे थे कि अगर हम मराठी है तो महाराष्ट्र होना चाहिए, ठीक है, हम अगर तमिल है तो तमिलनाडु होना चाहिए, हम तेलुगु है तो आंध्र प्रदेश होना चाहिए। ये सब बातें होने लगी तो नेहरू जी के लिए समस्या आ गई। नेहरू जी के लिए ही समस्या नहीं, उस समय के जितने भी नेता थे उनके लिए ये समस्या आ गई, क्योंकि देश का विभाजन अभी अभी हुआ था। अभी देश का जो दंगा हुआ था, विभाजन हुआ था, उसके घाव अभी भरे नहीं थे। और एक नई मांग, और ये मांग ऐसी थी जो विभाजन को या विखंडन को या अखंडता को चुनौती दे सकती थी और विखंडन को बढ़ा सकती थी। तो नेहरू जी ने इस पे 2-3 कमेटी बैठाया। पहला कमेटी था, कौन सा कमेटी था बताओ तो रोहित, तुम ही बताओ, थोड़ा देखते हैं। नहीं, एक कमेटी था JVP कमेटी। इस कमेटी से पहले एक कमेटी और बैठी हुई थी, शायद उसका नाम था धड़ कमेटी, धड़ ही था ना, देख लीजिएगा थोड़ा सा। धड़ कमेटी ने इसको नेग्लेक्ट कर दिया कि नहीं बनेगा भाषा के आधार पर, ठीक है। फिर JVP कमेटी बनी, इंपॉर्टेंट कमेटी है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, B से वल्लभ भाई पटेल, P से पट्टाभी सीतारामैया। इसकी कमेटी बनी, उन्होंने भी नकार ही दिया। वो चाह के भी नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि उससे क्या होगा, विखंडन को हवा लग जाएगा, समझे। फिर कमेटी बना फजल अली, देख लेना वो क्या है ना, फजल अली है इसमें, उसमें नहीं होगा, फजल अली का नाम दिया होगा, छोड़ी। अब देखिए, फजल अली आयोग ने बना, इसकी कमेटी बनी, मतलब मांग तेज हो गई तो फजल अली की अध्यक्षता में एक कमेटी और बन गई, जिन्होंने कहा कि ठीक है, भाषा के आधार का राज्य तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ भाषा को ही नहीं देखिए, इसमें बहुत सारी चीज देखिए। भाषा देखिए, आर्थिक व्यवस्था देखिए कि भाई राज्य का कमाने का भी तो सोर्स होना चाहिए। ये देखिए कि प्रशासन करने में दिक्कत न हो, ये भी देखिए कि लोग सांस्कृतिक रूप से एक तरफ से बंध जाए, समझे। इन सभी चीज को अब तवज्जो दीजिए, एक ही चीज को तवज्जो मत दीजिए। तो इस आधार पे उन्होंने कहा कि इस आधार पे बन सकता है, लेकिन नेहरू ने इसकी रिपोर्ट को डब्बे में बंद करके रख दिया, नेहरू जी ने। अब फिर क्या हुआ, आंध्र प्रदेश के एक गांधीवादी नेता हुए। जब भी मैं गांधीवादी कर रहा हूं तो जो गांधी के विचारों को मानते होंगे, ठीक है। तो गांधीवादी नेता हुए श्री राम मुलू। उन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल कर दी, अनशन पे बैठ गए। अनशन पे बैठे 56 दिनों के बाद इनकी मौत हुई, और इनका एक ही डिमांड था
कि तेलुगु भाषी के लिए आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण। लेकिन 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही मृत्यु हो गई, राज्य में दंगा फैल गया। आनंद फानंद में तेलुगु भाषा के लिए पहला राज्य बना, जो भाषा के आधार पर बना, वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर इसी कमेटी को कर दिया गया एसईसी बनाया गया, स्टेट, इसको कहा जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग। समझ गए? राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों का निर्माण करना शुरू किया, और ये आयोग बना कब? 1956 में। समझे? राज्य पुनर्गठन आयोग। तो फिर राज्यों को फिर से नए नाम से बनाया गया, और फिर धीरे धीरे राज्यों का दर्जा जो है ना, इन आधारों पे दिया गया। इसी में आप देखिएगा, बंबई प्रांत में दो मूल लोग रहते थे, एक गुजराती, एक मराठी। तो मराठियों के लिए बना दिया गया महाराष्ट्र, और गुजरातियों के लिए बना दिया गया गुजरात। पंजाब संयुक्त था, तो पंजाब को इंदिरा गांधी ने तोड़ा। इसके पीछे भी एक कहानी है जो मैं बाद में बता दूंगा। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया? पहाड़ी क्षेत्र को बना दिया हिमाचल प्रदेश, पंजाबी क्षेत्र को बना दिया पंजाब, और हिंदी भाषी को बना दिया गया हरियाणा, जो कि पूरा पंजाब था। बस समझे? तो इस तरह से तोड़ा गया। लेटेस्ट जो है, एक और भी सुन लीजिए, वो आगे बहुत सारी बात होगी। 2000 ईस्वी में 3 स्टेट को तोड़ा गया। उत्तर प्रदेश से बना उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का पहाड़ी इलाका को हटा के बना दिया गया उत्तराखंड। बिहार का जो जंगली इलाका था, आदिवासी इलाका, उसको झारखंड बना दिया गया, और मध्य प्रदेश का जो आदिवासी इलाका था, उसको बना दिया गया छत्तीसगढ़। ठीक है, लेटेस्ट जो टूटा आंध्र प्रदेश में ही टूटा। आंध्र प्रदेश का जो पिछड़ा इलाका था, उसको बना दिया गया तेलंगाना। ठीक है, एक दिन में सबके बारे में बता दूंगा कि कैसे कैसे स्टेट सब है ना फॉर्मेशन हुए। एक दिन में सिर्फ इसी पे बात करेंगे कि कौन सा स्टेट कब कब आया। गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश बना, फिर राज्य बन गया। पहले एक पूरा उत्तर पूर्व में नेफा कहते थे, ठीक है, फिर वहां पे 7-8 राज्य कैसे बन गए। इन सब स्टेट का मैं बारी से एक दिन ऐसा करूंगा, एक दिन क्लास ही ले लूंगा। जैसे सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था, बाद में भारत का पार्ट बन गया। ठीक है, ये सब मैं बता दूंगा। तो इसमें कुछ और टॉपिक बचा कि खत्म? तो इसको खत्म करते हैं। ठीक है।